हेलो एवरीवन, वेलकम टू द केमिस्ट्री टाइम्स। हम डिस्कस कर रहे हैं एचटेट पीजीटी केमिस्ट्री के पीवाईक्यू क्वेश्चन की सीरीज़। इस सीरीज़ में हम चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं जो भी एचटेट के पीजीटी के एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जीओसी, मतलब कि जर्नल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो इस टॉपिक के अंडर हम जितने भी इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि इंडक्टिव इफ़ेक्ट है, हाइपर कंजुगेशन है, रेजोनेंस इफेक्ट है, तो ये सब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। साथ ही नोमेनक्लेचर से रिलेटेड भी जो क्वेश्चंस है वो भी, और जो कुछ प्रैक्टिकल अप्रोच वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, जो हम टेस्ट करते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव टेस्ट, वो सब भी हम यहाँ पे इसी टॉपिक के अंडर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। और बिफोर स्टार्टिंग द सेशन एक पॉइंट और, आज हमारा ये जीओसी जो टॉपिक है ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक है। इससे पहले हम फिजिकल केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन थे, जितने भी टॉपिक बनते थे, उन सबको हम चैप्टर वाइज डिस्कस कर चुके हैं। और जीओसी जो है वो आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लास्ट टॉपिक बनता है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी कंप्लीट हो जाएगी। तो इस तरीके से हमने फिजिकल को कंप्लीट कर लिया है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया है। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप डज नॉट एक्सर्ट प्लस आर इफेक्ट। यहाँ पे आपको चार ऑप्शंस गिवन है, चारों ऑप्शन में आपको कुछ ग्रुप्स गिवन है और इसमें से ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ग्रुप जो है वो प्लस आर इफेक्ट को शो नहीं करता है। तो सबसे पहले तो हम यही समझते हैं कि ये प्लस आर इफेक्ट का मतलब क्या है। तो देखो, रेजोनेंस इफेक्ट बोल सकते हैं इसे, या फिर मीजोमेरिक इफेक्ट बोल सकते हैं। तो आर इफेक्ट होता है और एक क्या होता है, एम इफेक्ट होता है। और फिर फर्दर ये भी कैटेगराइज होते हैं अकॉर्डिंग टू द ग्रुप कि भाई ये क्या काम कर रहे हैं। तो एक होता है प्लस आर और एक क्या होता है माइनस आर। सेम ऐसे यहाँ पे मीजोमेरिक इफेक्ट के लिए आपको प्लस एम और यहाँ पे क्या है माइनस एम मिल जाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं पे भी प्लस आर या फिर प्लस एम के रिलेटेड बात कर रहा है तो मतलब कि एक ही है, और सेम ऐसे ही माइनस वाले के लिए आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे प्लस आर इफेक्ट से क्या मतलब है। तो क्या होता है कि भाई कोई भी एटम या फिर ग्रुप जब अपने ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, कहाँ पे भी डबल बॉन्ड में या फिर बेंजीन रिंग में जाते हैं, या आप सिंपली बोल सकते हो कि कंजुगेशन में इन्वॉल्व होते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, अभी प्लस एम इफेक्ट बोलते हैं। ऐसे माइनस आर इफेक्ट या फिर माइनस एम इफेक्ट क्या बनेगा, जब भी कोई एटम या फिर ग्रुप क्या करता है, पी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, विड्रॉ पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डबल बॉन्ड, यानी कि डबल बॉन्ड या फिर रिंग में से, बेंजीन रिंग में से, कंजुगेशन में से अपनी तरफ खींचता है, विड्रॉ करता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं अभी, माइनस एम ग्रुप बोलते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर डोनेशन करने वाला काम हो रहा है तो क्या होगा भाई, प्लस इफेक्ट बनेगा, और अगर विड्रॉ करने वाला काम हो रहा है तो वो माइनस एम होगा। यहाँ पे स्पेशली आपको ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन डोनेट या फिर विड्रॉ कहाँ से हो रहे हैं। तो वो कहाँ से होते हैं भाई, पी ऑर्बिटल वाले इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंजुगेशन में, ठीक है। कंजुगेशन में डोनेट करता है या फिर कंजुगेशन से वो विड्रॉ करता है, इस तरीके से होते हैं। तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ये आपको आइडेंटिफाई करना है कि प्लस वाला इफेक्ट जो होता है कौन से टाइप के ग्रुप्स शो करते हैं। तो ये कौन से टाइप के ग्रुप शो करेंगे, इनमें जनरली आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि इनके पास क्या होता है, लोन पेयर अवेलेबल होता है। जैसे देखो फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, तो यहाँ पे ये इस तरीके से लगा होगा, ठीक है। और क्या हो सकता है एग्जांपल, जैसे ओ आर आ गया, तो यहाँ पे भी आपको पता है ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं। ऐसे ही एस एच ग्रुप है। और क्या हो सकता है, यहाँ पे NH2 ग्रुप हो सकता है। साथ में अगर मान लो एक हाइड्रोजन को आप रिप्लेस कर दो तो इस तरह से NH4 आ गया, दोनों हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दो तो NR2 बन गया। अब ये कंजुगेशन में देखो कैसे इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। तो यहाँ पे देखो ये इस तरीके से ये लिखा हुआ है, कोई एक कंपाउंड है, यहाँ पे लगा दिया आपने NH2 ग्रुप को। यहाँ पे क्या होगा, जो भी लोन पेयर वाला, यानी कि कहने का ही मतलब है कि जो भी ग्रुप है ना, जो भी आर इफेक्ट कोई शो कर रहे होंगे, चाहे प्लस हो चाहे माइनस आर हो, वो क्या है डायरेक्टली बॉन्डेड होते हैं किससे, जो भी डबल बॉन्ड वाला कार्बन होता है उससे। वो एटम क्या होता है, डायरेक्टली बॉन्डेड होता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, इसके पास नाइट्रोजन के पास आपको पता है लोन पेयर है, तो यहाँ पे कंजुगेशन कैसे होगा, कंजुगेशन का मतलब यही होता है ना कि डबल सिंगल, या फिर लोन पेयर है तो लोन पेयर प्रेजेंट है, सिंगल है और फिर डबल है, तो मतलब इस तरीके से होता है, लोन पेयर डबल होगा या फिर सिंगल डबल होगा ऐसे। तो यहाँ पे क्या है, ये इस तरीके से यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है, और ये बॉन्ड पेयर इधर शिफ्ट हो सकता है। लोन पेयर इधर शिफ्ट हुआ और बॉन्ड पेयर ऐसे शिफ्ट हो गया, तो यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा CH2। ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हुआ है ना, तो इस पे नेगेटिव आ गया, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड CH, और यहाँ पे क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड, और ये क्या आ गया भाई NH2। अब नाइट्रोजन ने क्या है अपने लोन पेयर को यूज़ कर लिया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है, पार्शली चार्ज भी मतलब ये क्या है भी, चार्ज भी यहाँ पे डेवलप होता है, चार्ज की भी क्या होती है, मूवमेंट होती है, पोलैरिटी जनरेट होती है, आप ये बोल सकते हो। तो अब हुआ क्या है, अभी देखो इसने डोनेशन का काम किया है, तो इसका मतलब क्या है कि ये प्लस आर इफेक्ट
शो करेगा, क्या बनेगा, प्लस आर या फिर प्लस एम इफेक्ट को शो करेगा। अभी जितने भी एग्जांपल बताए ऐसे ही है। तो अब देखो यहाँ पे ऑप्शन देख लो सारे। तो अब देखो ये किसी भी एक चेन होगी कार्बन की, उस चेन के साथ ऐसे बॉन्डेड होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन है और इसके साथ क्या है, ये सी डबल बॉन्ड ओ और ये आर ग्रुप, ये ऐसे लगा है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन के पास क्या होते हैं भाई, लोन पेयर होते हैं, ये यहाँ पे डायरेक्टली क्या है भाई, इस तरीके से जो डबल बॉन्डेड वाला कार्बन है उससे बॉन्डेड होगा, तभी ये आर इफेक्ट को शो कर पाएगा। तो ये तो लोन पेयर अवेलेबल है, मतलब डोनेट करने का काम करेगा। डोनेशन वाला मैंने आपको बताया था क्या होता है, क्या करते हैं अभी डोनेशन वाले में प्लस आर इफेक्ट को या फिर प्लस एम इफेक्ट को शो करता है, ठीक है। अब यहाँ पे NH को देखो, NHCOR जो ये वाला ग्रुप है, तो इसमें भी क्या है देखो, नाइट्रोजन डायरेक्टली बॉन्डेड होगा, ये इस तरीके से लगे तो है यहाँ पे ग्रुप, ये ऐसे होगा तो सही, बट यहाँ पे डायरेक्टली क्या है, नाइट्रोजन बॉन्डेड होगा, तो ये भी डोनेशन का काम करेगा, तो ये भी प्लस आर को शो कर रहा है, ये भी प्लस आर को। अब यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन देखो, तो ये तो मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में बताया था, NR2, यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होते हैं, ये भी क्या है डोनेशन का काम करेंगे, तो ये भी प्लस आर इफेक्ट को शो कर रहा है। अब ध्यान से देखो, जो ये साइनाइड ग्रुप है ना, सी कैसे होता है, ये ट्रिपल बॉन्ड N। अब यहाँ पे कोई लोन पेयर वाला नहीं है, तो यहाँ पे क्या है, ये मल्टीपल बॉन्ड से बॉन्डेड है, तो आपको ऐसे ध्यान रखना है, जो भी मल्टीपल बॉन्डेड वाले एग्जाम्पल बनेंगे वो माइनस इफेक्ट को शो करेंगे। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। जैसे देखो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप हो गया, जैसे देखो कौन कौन से ग्रुप हो सकते हैं जो माइनस वाले इफेक्ट को शो करेंगे, -R या फिर आप बोल सकते हो -M को। जैसे देखो CHO है, COH है, कीटोन ग्रुप हो सकता है, ऐसे डबल बॉन्ड, और ये आ गया साथ में क्या है, साइनाइड है, CN, और क्या हो सकता है, नाइट्रो ग्रुप है। तो इनमें सब में क्या है, जो ये नाइट्रोजन है ना, ये नाइट्रोजन को भी अब देख के ऐसे मत समझना कि लोन पेयर है, ये देखो जब किसी से बॉन्डेड होगा तो आपको पता है ये ऐसे होता है, नाइट्रोजन फिर एक साइड डबल बॉन्ड होता है और एक यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये डायरेक्टली जिस कार्बन से बॉन्डेड हुआ है वो क्या है, नाइट्रोजन देखो डबल बॉन्डेड है यहाँ पे, ठीक है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज भी आता है क्योंकि ये 4 बॉन्ड बना लेता है, जब 4 बॉन्ड्स होते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है। तो ये नाइट्रो ग्रुप भी किस में आएगा भी, माइनस इफेक्ट वाले में आएगा। तो यहाँ पे होता क्या है देखो, जैसे CH2 डबल बॉन्ड और यहाँ पे क्या आ गया CH, और अल्डिहाइड ग्रुप को आप ऐसे लिख सकते हो CH डबल बॉन्ड O। तो अब देखो कैसे होगा, यहाँ पे ये ऐसे जाएगा और ये ऐसे जाएगा। अब ये मत सोचना कि यहाँ पे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, अगर ये इधर शिफ्ट भी होता है तो फिर यहाँ से कैसे होगा, ऑक्सीजन के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो ये नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है, ये इसी डायरेक्शन में ऐसे शिफ्ट होंगे, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने का काम करेंगे। तो CH2 यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, डबल से सिंगल बनेगा, CH यहाँ पे डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये क्या है, यहाँ पे O नेगेटिव आ जाएगा, तो ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया है। तो ऐसे ग्रुप्स जो जिनके पास क्या है मल्टीपल बॉन्ड्स है, तो वो क्या करते हैं, विड्रॉ करने वाला काम करते हैं। अब कुछ ऐसे ग्रुप्स भी होते हैं जिनके अंदर ये वाली कंडीशन आपको देखने को नहीं मिलेगी, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको ऐसे ही ग्रुप्स मिलेंगे जो +R और -R को शो करते हैं। कुछ एक आधे और भी अलग एग्जाम्पल होते हैं, एक्सेप्शन होते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ गया, भी ऑप्शन नंबर 3 आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछा देखो, ऑन ट्रीटिंग सोडियम एक्सट्रैक्ट। भाई सोडियम एक्सट्रैक्ट से ट्रीट किया है आपने किसको, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड को, अपीयरेंस ऑफ वॉयलेट कलर, तो क्या बन जाता है, एक वॉयलेट कलर का कंपाउंड बनता है। टू विच ऑफ द फॉलोइंग, किस में से किसकी वजह से बनेगा। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन गिवन है, इन 4 ऑप्शन में से ये आइडेंटिफाई करना है कि जो वॉयलेट कलर का कंपाउंड बनता है ना वो किसकी वजह से बनता है। तो देखो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा सोडियम एक्सट्रैक्ट के बारे में। तो देखो सोडियम एक्सट्रैक्ट जो होता है ना वो डिफरेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए मतलब बन सकता है। कहने का मतलब ये है कि जो हम सोडियम एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, आपके पास कोई भी एक ऑर्गेनिक सैंपल होगा, उसके अंदर कार्बन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, सल्फर है, हेलोजन है, तो उस बेसिस पे क्या है उसके एक्सट्रैक्ट वही बनता है, यानी कि मेनली वहाँ पे उसका कंपाउंड बनेगा सोडियम के साथ। तो यहाँ पे देखो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सट्रैक्ट बन सकते हैं, आपको सारे ध्यान रखने हैं क्योंकि 2-3 तो यहाँ पे आपको मिल ही जाएंगे। जब आप PYQs देखोगे ना तो 2-3 तो यहीं पे यूज़ हो रहे हैं, तो बाकी जो और भी है वो सब आपको क्या है भी यहाँ पे ध्यान रखना है। तो अगर मान लो क्या होता है सोडियम एक्सट्रैक्ट में, हम क्या करते हैं अभी यहाँ पे सोडियम लेंगे, मेटल लेंगे और क्या करते हैं, अगर मान लो आपके पास कोई भी एक ऑर्गेनिक सैंपल है, देखो इसको समझते हैं यहाँ पे कैसे बनता है सोडियम एक्सट्रैक्ट। देखो आपने लिया एलिमेंटल सोडियम और अब मान लो आपके पास सैंपल के अंदर क्या प्रेजेंट है भाई, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। आपने ऐसा मान लिया कि क्या भी आपके पास सैंपल के अंदर कोई भी ऑर्गेनिक सैंपल आपको दिया, आपको नहीं पता उसमें क्या प्रेजेंट है, तो ऐसा हमने अज्यूम किया कि वहाँ पे क्या है भी नाइट्रोजन प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, जो भी सोडियम होता है उस सोडियम की हम रिएक्शन करा देते हैं किसके साथ भाई,
उस सोडियम की उस ऑर्गेनिक सैंपल के साथ, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ क्या है भी, रिएक्शन कराते हैं, मतलब रिएक्ट करेगा वो। अगर सैंपल के अंदर आपके पास जो भी गिवन सैंपल है, कार्बन और नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ऑर्गेनिक सैंपल है तो वहाँ पे कार्बन तो प्रेजेंट होगा, और अगर नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो वो क्या फॉर्म कर लेता है अभी, सोडियम साइनाइड। क्या करता है, सोडियम साइनाइड फॉर्म कर लेता है। और अगर आपके पास सैंपल में क्या प्रेजेंट है भाई, हेलोजन है, क्या है, हेलोजन है, तो वहाँ पे क्या है, ये बन जाएगा NaX। क्या बन जाएगा भाई, सोडियम हैलाइड बन जाएगा। और अगर आपके पास ऑर्गेनिक सैंपल में क्या प्रेजेंट है भाई, सल्फर प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, सल्फर, तो वो क्या करता है भाई, सोडियम सल्फाइड बना लेता है, Na2S। ठीक है, सोडियम सल्फाइड क्या होता है, Na2S, यहाँ पे सोडियम हैलाइड है, ये क्या बन गया, यहाँ पे सोडियम साइनाइड बन गया है। तो इस तरीके से देखो, आपके पास ये ऑर्गेनिक सैंपल था, उस ऑर्गेनिक सैंपल के अंदर जब ये बताया मैंने आपको, नाइट्रोजन था तो ये बनेगा, हेलोजन होगा तो वहाँ पे ये बनेगा, और अगर सल्फर है तो ये बनता है। सेम ऐसे ही यहाँ पे नाइट्रोजन और सल्फर एक साथ भी प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कुछ ऑर्गेनिक सैंपल ऐसे भी हो सकते हैं जहाँ पे सल्फर और नाइट्रोजन एक साथ प्रेजेंट हो, तो वहाँ पे रिएक्शन कैसे होती है, वहाँ पे बनता है थियोसाइनाइड बन जाएगा। जैसे यहाँ पे सोडियम साइनाइड बन रहा था तो यहाँ पे थियोसाइनाइड बन गया। यहाँ पे क्या है, सोडियम एक्सट्रैक्ट बन गया, क्या बन गया, सोडियम एक्सट्रैक्ट बन गया। और इसे क्या बोलते हैं, इसे आप भी इसकी प्रोनाउंसिएशन देख लेना अपने अकॉर्डिंग कि इसे क्या प्रोनाउंस करोगे। तो ये है यहाँ पे सोडियम एक्सट्रैक्ट, इसका नाम ये होता है, और इसे शॉर्ट फॉर्म में आप LE एक्सट्रैक्ट भी बोल सकते हो। ठीक है, LE भी बोल सकते हैं इसे शॉर्ट फॉर्म में। तो सबसे पहला काम क्या था, आपको एलिमेंटल सोडियम के साथ यहाँ पे रिएक्शन करानी थी, जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, फिर डिफरेंट सोडियम के कंपाउंड्स बन जाते हैं, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया, साइनाइड बन गया, हैलाइड बन गया, सल्फाइड बन गया। अब ये जो एक्सट्रैक्ट बना है ना, इसे हम फर्दर रिएक्शन में, मतलब फर्दर क्या है भाई, अपना टेस्ट को करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन में उसने क्या, किसके लिए पूछा है, यहाँ पे वॉयलेट कलर के लिए पूछा है। ठीक है, तो वॉयलेट कलर का जो होता है ना, ये बेसिकली कौन से कंपाउंड देते हैं ये टेस्ट, ये देते हैं सल्फाइड। कौन देता है अभी, सल्फाइड देते हैं ये टेस्ट। तो अब यहाँ पे इसके लिए क्या रिएक्शन होती है, ठीक है, सल्फाइड के लिए क्वेश्चन है तो हम सल्फाइड वाला ही डिस्कस करेंगे यहाँ पे। तो सल्फाइड के लिए देखो कौन सा टेस्ट हम करते हैं, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। कौन सा टेस्ट करते हैं अभी, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट। अब इन सब के लिए अलग अलग टेस्ट होता है, हेलोजन के लिए अलग होगा। पहले तो एक ये बेसिक स्टेप है जो सबके लिए कॉमन है, भाई हेलोजन होगा तो वहाँ पे ये बन गया, सल्फर है तो ये बन गया। ठीक है, ये नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो ये फॉर्म हो गया। अब फिर फर्दर हम रिएक्शन करते हैं, तो फर्दर जब रिएक्शन करते हैं, टेस्ट करेंगे कंफर्म करने के लिए, तो यहाँ पे क्या होता है, अब जो यहाँ पे सैंपल है, जिस सैंपल के अंदर क्या है भी, सल्फाइड प्रेजेंट है, क्या है वो, सोडियम एक्सट्रैक्ट है, LE है। तो इसकी रिएक्शन हम करते हैं Na2S के साथ। इसकी रिएक्शन करेंगे किसके साथ भाई, यहाँ पे नाइट्रोप्रोसाइड के साथ करते हैं, सोडियम इसके साथ नाइट्रोप्रोसाइड के साथ। तो ये क्या होता है भाई, इसका फॉर्मूला होता है Na2FeCN 5 टाइम्स, और यहाँ पे क्या होता है NO, दैट इज सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। अब जब ये रिएक्शन करते हैं ना आपस में, तो यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, ये सोडियम एक्सट्रैक्ट बना है, यहाँ पे सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड के साथ रिएक्शन कराई, तो यहाँ पे क्या फॉर्म हो जाता है, यहाँ पे बन जाता है सोडियम थियो नाइट्रोप्रोसाइड। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये कॉम्प्लेक्स बनेगा, Na4 आएगा यहाँ पे Na2 था ना, तो यहाँ पे क्या है, Na4 आएगा, ये बन जाएगा FeCN 5 टाइम्स, और फिर क्या है NOS। तो इसका नाम क्या है भाई, इसका नाम है सोडियम थियो नाइट्रोप्रोसाइड। ठीक है, सोडियम थियो नाइट्रोप्रोसाइड। और इसका नाम क्या है भाई, यहाँ पे इसका नाम है सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। तो आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इन फ्यूचर ऐसे भी चांसेस है कि इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ ले, या फिर फॉर्मूला आ गया कहीं पे, ये आ गया, तो आपको इनका यूज़ करना पड़े। ठीक है, तो इसलिए फॉर्मूला आपको ये ध्यान रखना है कि कॉम्प्लेक्स क्या है। तो डैट इज सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड, और ये क्या है भी, सोडियम थियो नाइट्रोप्रोसाइड। तो ये जो यहाँ पे फॉर्म हुआ है ना, इसी का कलर कैसा होता है, वॉयलेट कलर होता है। इसी का कलर कैसा होता है भी, वॉयलेट कलर होता है। तो ये जब वॉयलेट कलर अपीयर होता है ना, तो यहाँ से कंफर्म हो जाता है कि इस कंपाउंड के अंदर क्या प्रेजेंट है भाई, सल्फर प्रेजेंट है। तो ये सल्फर के लिए क्या करता है, कंफर्मेशन देता है। तो यहाँ पे देखो, अब सल्फर के टेस्ट की ही बात कर रहे हैं, तो मैं आपको सल्फर का एक और टेस्ट बता देती हूँ जो सल्फर के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट होता है। कौन सा भाई, लेड एसीटेट टेस्ट होता है। कौन सा, लेड एसीटेट टेस्ट होता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, जो भी आपके पास सोडियम का फ्यूजन एक्सट्रैक्ट है, यानी कि जो ये Na2S बना है,
इसकी रिएक्शन हम करते हैं किसके साथ, इसकी रिएक्शन हम कर देते हैं लेड एसीटेट के साथ, ठीक है। किसके साथ करते हैं भाई, लेड एसीटेट के साथ करते हैं। और जो लेड एसीटेट होता है वो कैसा होता है, एसिडिफाई होता है। क्या होता है, एसिडिफाई एसिटिक एसिड, और लेड एसीटेट के साथ हम ये रिएक्शन करते हैं। तो जब आप इसको ऐड कराते हो उसमें, मतलब लेड एसीटेट को और एसिडिफाई एसिटिक एसिड को ऐड करोगे, तो वहाँ पे क्या होता है, एक ब्लैक कलर की पीपीटी अपीयर होती है। तो वही ब्लैक कलर की जो पीपीटी होती है वो कंफर्म करती है कि भाई यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, सल्फर प्रेजेंट है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, आप कराते हो सोडियम एक्सट्रैक्ट की रिएक्शन किसके साथ भी, एसिडिफाई एसिटिक एसिड प्लस में, और साथ में क्या होता है, लेड एसीटेट होता है। तो CH3CO ये ट्वाइस और ये PB डैट इज़ लेड एसीटेट। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि लेड एसीटेट का फॉर्मूला क्या होता है। और यहाँ पे ब्लैक पीपीटी आपको मिलती है। तो यहाँ पे ये क्या बनता है, जो ब्लैक पीपीटी होती है वो किसकी होती है, PBS की होती है, लेड सल्फाइड की होती है। प्लस में यहाँ पे क्या है, ये सॉल्ट मिलता है आपको CH3COONA। ये रिएक्शन बैलेंस करने के लिए आपको यहाँ पे क्या है अभी, ट्वाइस करना पड़ेगा। तो अभी तो ये कौन सा टेस्ट है, यहाँ पे लेड एसीटेट टेस्ट है, किसके लिए, सल्फर के लिए। तो आप देखो, जैसे इस वाले क्वेश्चन में जो अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है, उस क्वेश्चन में उसने वॉयलेट कलर दे दिया। मान लो इन फ्यूचर वो सल्फर का ही टेस्ट पूछ ले या किसी और पेपर में आ जाए, वहाँ पे वो क्या दे दे, आपको ब्लैक पीपीटी दे दे। तो ब्लैक पीपीटी के लिए भी मतलब जो ब्लैक पीपीटी वो क्या कंफर्म करता है भाई, इसके साथ सोडियम एक्सट्रैक्ट के साथ और लेड एसीटेट के साथ किसी क्या कंफर्म करता है, सल्फर को ही कंफर्म करता है, ब्लैक पीपीटी जो बनती है। तो ये दोनों टेस्ट थे किसके लिए भी, सल्फर के कंफर्मेशन के लिए। ऐसी सेम हेलोजन्स के लिए भी होते हैं। हेलोजन में आपको क्या होता है भाई, सोडियम एक्सट्रैक्ट जो होता है उसकी रिएक्शन आप किसके साथ करते हो, सिल्वर नाइट्रेट के साथ करते हो, और साथ में क्या HNO3 की प्रेजेंस में करते हो। तो वहाँ पे भी क्या होता है भाई, पीपीटी बनती है। क्या होता है भाई, पीपीटी बनती है। अगर वहाँ पे आपके पास क्या होता है, वाइट पीपीटी अपीयर होती है, ठीक है। अगर वाइट पीपीटी अगर अपीयर होती है तो इसका मतलब वहाँ पे क्या है भाई, कौन सा हेलोजन प्रेजेंट होता है, क्लोरीन प्रेजेंट होता है। और सेम ऐसी अगर आपके पास क्या है भाई, पेल येलो पीपीटी आती है, ठीक है, पेल येलो पीपीटी आएगी तो इसका मतलब ब्रोमीन है वहाँ पे। और अगर डार्क येलो पीपीटी अपीयर होती है तो इसका मतलब क्या है भी, वहाँ पे आयोडीन प्रेजेंट है। देखो क्या बताया है, ये पीपीटी के कलर से भी आप ध्यान रख सकते हो, कुछ भी क्वेश्चन बन सकते हैं। देखो अगर आपके पास वाइट पीपीटी आती है, वाइट पीपीटी आती है, तो वाइट पीपीटी कब आएगी, जब क्लोरीन होगा। तो यहाँ पे जो बनता है आपके पास वो क्या बनेगा, AgCl बनता है। तो AgCl, ठीक है, क्लोरीन को कंफर्म करेगा, यानी कि ये फॉर्म हुआ है। तो वाइट पीपीटी फिर होता है पेल येलो। तो पेल येलो होता है किसके लिए भी, ब्रोमीन के लिए, ब्रोमीन को। और यहाँ पे क्या बनता है आपके पास, AgBr बनता है। और जो डार्क येलो होता है ना, डार्क येलो डैट इज़ फॉर आयोडीन, तो ये आयोडीन के लिए होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, AgI बनेगा, ठीक है। और ये सारी ये वाली पीपीटी जो होती है ना, AgI वाली पीपीटी, ये एक्वस अमोनिया में इनसॉल्युबल होती है। एक्वस अमोनिया में क्या होती है अभी, ये इनसॉल्युबल होती है, मतलब सॉल्युबल नहीं है। जो AgBr होता है डैट इज़ पार्शली सोल्यूबल, ये क्या होता है, पार्शली सोल्यूबल होता है, ज़्यादा अच्छा सोल्यूबल नहीं होता, एक्वस अमोनिया में ही पार्शली सोल्यूबल। और जो AgCl है ये क्या होता है, एक्वस अमोनिया के अंदर सोल्यूबल होता है, ठीक है। सबसे पहले क्या हुआ है, देखो यहाँ पे सोडियम एक्सट्रैक्ट बना है, मतलब कि आपने एलिमेंटल सोडियम की रिएक्शन कराई एक ऑर्गेनिक सैंपल के साथ, उस ऑर्गेनिक सैंपल के अंदर हैलोजन प्रेजेंट था, तो उसने फॉर्म कर लिया NaX। सबसे पहला स्टेप ये था, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या था, ये था सोडियम हैलाइड का बनना। अब जब ये सोडियम हैलाइड बन गया है तो इसकी रिएक्शन आपने कर दी किसके साथ भी, AgNO3 प्लस में HNO3 के साथ। तो अब जब ये रिएक्शन आप करोगे ना, तो वहाँ पे अगर क्लोरीन प्रेजेंट है तो AgCl बनेगा, अगर ब्रोमीन प्रेजेंट है तो AgBr फॉर्म हो जाएगा। भाई आपको नहीं पता ना इस ऑर्गेनिक सैंपल के अंदर कौन सा हेलोजन प्रेजेंट है, तो वो तो आप पीपीटी से कंफर्म करोगे, ठीक है। अगर वाइट पीपीटी अपीयर होती है मतलब कि वहाँ पे क्लोरीन प्रेजेंट है, अगर पेल येलो पीपीटी अपीयर होती है तो मतलब वहाँ पे ब्रोमीन है, और अगर डार्क येलो आती है तो मतलब कि आयोडीन है। अगर क्लोरीन वाइट पीपीटी आ रही है तो मतलब ये फॉर्म हुआ है, अगर पेल येलो है तो इसका मतलब AgBr बना है, डार्क येलो है तो इसका मतलब कि ये फॉर्म हुआ है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे कंफर्म करते हैं। फिर फर्दर भी इसके लिए मैंने आपको बताया कि टेस्ट है, आप इसे क्या कर सकते हो, एक्वस अमोनिया के अंदर डिजोल्व करके देख सकते हो पीपीटी को। ये तो क्या होता है, डिजोल्व हो जाती है। जो क्लोरीन वाली पीपीटी है AgCl की, सिल्वर क्लोराइड की, ये डिजोल्व हो जाती है। सिल्वर ब्रोमाइड पार्शली सोल्यूबल होता है, और एक्वस अमोनिया के अंदर जो AgI है डैट इज़ इनसॉल्युबल, ये इनसॉल्युबल होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या हो गया, हेलोजन के लिए हो गया।
सेम ऐसे ही मैंने आपको स्टार्टिंग में एक और बताया था कि साइनाइड बनता है। तो जब साइनाइड बनता है ना, तो वो किसके लिए टेस्ट होता है, वो होता है नाइट्रोजन के लिए। किसके लिए होता है, नाइट्रोजन के लिए होता है। इसको भी देख लेते हैं जब दो डिस्कस कर लिए तो। फॉर नाइट्रोजन, ठीक है, फॉर नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन के लिए जब हम टेस्ट करते हैं तो सबसे पहला स्टेप तो वही होगा, आप क्या है भाई, सोडियम की रिएक्शन कराते हो ऑर्गेनिक सैंपल के साथ, तो उस ऑर्गेनिक सैंपल के अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट होगा, और अगर ऑर्गेनिक सैंपल है तो मतलब वहाँ पे कार्बन भी प्रेजेंट होगा, तो वहाँ पे वो क्या करता है, सोडियम साइनाइड बना लेता है। तो इन केस ऑफ नाइट्रोजन अगर प्रेजेंट होता है तो वहाँ पे जो सोडियम एक्सट्रैक्ट बनता है ना, वो कौन सा बनता है, सोडियम साइनाइड बनता है। दैट इज़ द सोडियम एक्सट्रैक्ट, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एल भी बोलते हैं। फिर इसकी रिएक्शन आप किसके साथ करते हो भाई, यहाँ पे इसकी रिएक्शन हम करते हैं, यहाँ पे ये जो सोडियम साइनाइड बना है इसकी रिएक्शन करेंगे FeSO4, ठीक है, फेरस सल्फेट प्लस में NaOH, और इसे बॉईल करते हैं, फिर कूल करते हैं, फिर उसके बाद में FeCl3 ऐड करते हैं, फिर कंसनट्रेटेड HCl डालते हैं। तो ये सब ऐड करने पे, ठीक है, ये सब पूरा मतलब करने पे यहाँ पे क्या होता है, आपको एक ग्रीन और ब्लू कलर का मतलब मिलता है। तो वो ब्लू और ग्रीन कलर जो होता है, पर्शियन ब्लू भी बोल देते हैं, तो वो पर्शियन ब्लू जो कलर होता है वो यहाँ पे क्या है भाई, नाइट्रोजन के टेस्ट को कंफर्म करता है। क्या करता है, नाइट्रोजन के टेस्ट को कंफर्म करता है। अब यहाँ पे ये जो स्टेप वाइज मतलब ये सारे जितने भी रिएजेंट हमने ऐड किए ना, तो इन सब पे यहाँ पे अलग अलग कंपाउंड बनते हैं। देखो जैसे यहाँ पे सबसे पहले आपने NaOH को ऐड किया, ठीक है, FeSO4 के साथ यहाँ पे क्या बनता है, सबसे पहले ये इसके लिए यहाँ पे बनता है FeOH का ट्वाइस और प्लस में Na2SO4। फिर ये जो बना है इसके अंदर आप क्या करते हो भाई, यहाँ पे जो सोडियम साइनाइड है इसके साथ, जैसे इन दोनों का सैंपल सॉल्यूशन से तो ये बनेगा, फिर ये जो बना है, ये दोनों से जो बना है FeOH का ट्वाइस और ये, इसकी रिएक्शन आप करते हो किसके साथ भाई, सोडियम साइनाइड के साथ। इसके साथ करोगे तो यहाँ से क्या बनता है, ये बन जाता है Na4FeCN6 और प्लस में 2NaOH, ये बाहर निकल जाता है। फिर इसकी रिएक्शन हमें अभी देखा ना आपने, यहाँ पे फर्दर और भी रिएजेंट यूज़ हो रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, FeCl3 को जब आप ऐड करोगे तो यहाँ पे क्या बनता है, आफ्टर एडिंग द FeCl3 यहाँ पे क्या बनेगा, Fe4FeCN6, ये थ्राइस टाइम होता है, प्लस में 12NaCl, तो ये बन जाता है। तो इस कंपाउंड का जो नाम होता है ना कॉम्प्लेक्स का, वो कैसा कलर होता है भाई, ब्लू कलर आता है। इसका कैसा कलर आता है, पर्शियन ब्लू कलर आता है। अब यहाँ पे आपको इसका नाम भी ध्यान रखना है। ये क्या बना है यहाँ पे, ये जो प्रोड्यूस हुआ है ये क्या बना है भी, आयरन हेक्सा साइनोफेरेट। क्या बना है भी, आयरन हेक्सा साइनोफेरेट बना है। ओके, इसका कलर कैसा होता है, पर्शियन ब्लू कलर होता है। तो देखो ये सब आपने ऐड किया है, फाइनल ये होता है। इस फाइनल का ही रिजल्ट क्या आता है भाई, ब्लू कलर का आता है, पर्शियन ब्लू कलर आता है, जो कंफर्म करता है नाइट्रोजन के डिटेक्शन को। बाकी स्टेप वाइज मतलब यहाँ पे क्या होता है, मिड में अलग अलग कॉम्प्लेक्स बनते जाते हैं, कंपाउंड बनते जाते हैं। जैसे देखो पहले इन दोनों के सॉल्यूशन से FeOH का ट्वाइस ये बना, फिर इसकी रिएक्शन आपने इसके साथ की है तो यहाँ पे क्या बना, ये कॉम्प्लेक्स बना है। फिर इसके अंदर आपने ऐड किया FeCl3 कंसनट्रेटेड HNO3, तो यहाँ पे क्या होता है, फाइनली ये मिलता है, जिसका कलर क्या होता है अभी, पर्शियन ब्लू कलर होता है। तो ये तीनों के टेस्ट हमने देख लिया है, हेलोजेंस के लिए, नाइट्रोजन के लिए और साथ में सल्फर के लिए। तो अब अपने क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा था भाई। क्वेश्चन को देखते हैं, यहाँ पे क्या पूछा था उसने, वॉयलेट कलर दिया है। तो वॉयलेट कलर आपको पता है किसके लिए आता है, सल्फर के लिए आता है। और सल्फर के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं अभी, कौन सा टेस्ट करते हैं, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट करते हैं। तो अब जो वॉयलेट कलर आया था वो किसकी वजह से आया था, जब सल्फर प्रेजेंट था, थियो प्रेजेंट था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। अब देखो यहाँ पे ये 4 नेगेटिव करके दिया है, और जो मैंने आपको बताया था उसमें कैसे बताया था, ये ऐसे लिखा था Na4FeCN5। तो ये दोनों का ही मतलब क्या है, सेम है, बस यहाँ पे क्या है, ये न्यूट्रल फॉर्म में लिखा है। ये ऐसे क्या है, न्यूट्रल फॉर्म में लिखा है। आपको पता है कॉम्प्लेक्स है, इस कॉम्प्लेक्स के अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव से बना होगा ये। तो यहाँ पे क्या है, Na4 है, तो यानी कि 4 सोडियम एटम प्रेजेंट है, 4 सोडियम आयन प्रेजेंट है। तो अब जब ये हटेंगे यहाँ से तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे 4 नेगेटिव ही आएगा ना, क्योंकि सोडियम का क्या चार्ज होता है, +1 होता है। तो यहाँ पे 4 है, तो 4 को रिमूव करके ये आया है। तो कहीं पे अगर ऐसे लिखा हो या फिर ये लिखा हो तो दोनों का मतलब क्या है, सेम ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। भाई इस टाइप के क्वेश्चन ना आजकल पूछे जाने लग गए हैं। ये जो मेथड वाला है, एस्टिमेशन वाला, ऐसा क्वेश्चन आई थिंक ना NVS या फिर KVS में भी पूछा था, जो लास्ट हुए हैं, और आपको और भी PGT के एग्जाम में मिल जाएंगे। बट अभी ऐसे क्वेश्चन ना आजकल पूछे जाने लग गए हैं। इन केरियस मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ हेलोजन 0.5 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गेव 0.376 ग्राम ऑफ
सिल्वर ब्रोमाइड, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इन द कंपाउंड। देखो पहले क्वेश्चन को समझो ध्यान से, क्या बोला है, हैलोजन को डिटेक्ट कर रहे हैं, एस्टिमेशन कर रहे हैं, मतलब कि अमाउंट डिटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, क्या है अभी, अमाउंट डिटेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे अमाउंट डिटेक्ट कर रहे हैं, तो उसमें क्या डिटेक्ट कर रहे हो आप, हैलोजन, ठीक है, किसका एस्टिमेशन कर रहे हो आप, हैलोजन का कर रहे हो। तो हैलोजन के लिए जो डिटेक्शन मेथड होता है वो कौन सा होता है अभी, केरियस मेथड होता है। कौन सा होता है, केरियस मेथड होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, कोई सा भी हैलोजन हो तो कौन सा मेथड होता है उसके लिए, केरियस मेथड आएगा यहाँ पे। सल्फर भी इसी मेथड से डिटेक्ट करते हैं हम। तो यहाँ पे देखो अब क्या बोला है उसने आगे कि 0.5 ग्राम ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, आपके पास क्या है, एक 0.5 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसके अंदर गेव 0.376 ग्राम ऑफ AgBr, यानी कि आपके पास एक कोई सैंपल है जो कितना है अभी 0.5 ग्राम है, और उस सैंपल के अंदर भाई जब आप ये टेस्ट करते हो तो उससे आपको क्या मिलता है, 0.376 ग्राम ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड मिलता है। तो व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन इन द कंपाउंड। तो आपको बेसिकली ये आइडेंटिफाई करना है कि कंपाउंड के अंदर कितना यहाँ पे क्या प्रेजेंट है भाई, ब्रोमीन प्रेजेंट है। तो ब्रोमीन की यहाँ पे आपको अमाउंट बतानी है। तो आपने देखा था कि जो भी ऑर्गेनिक सैंपल है उसके अंदर आप क्या करते हो, AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कराते हो और क्या करते हैं, HNO3 ऐड करते हैं, बॉईल करते हो, तो वहाँ पे क्या होता है, जो भी सिल्वर हैलाइड है वो बन जाता है। क्लोरीन है तो सिल्वर क्लोराइड बनेगा, ब्रोमीन है तो सिल्वर ब्रोमाइड, आयोडीन है तो सिल्वर आयोडाइड बनता है। तो यहाँ पे आपको परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। तो देखो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है अभी, परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए क्या ध्यान रखना है भाई, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन। तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, मास ऑफ ब्रोमीन, ठीक है भाई, जो आप कैलकुलेट करोगे अभी अभी देखेंगे हम कैसे। और साथ में क्या लिख सकते हो, मास ऑफ कंपाउंड, मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई में 100, ये लिख सकते हो, ठीक है, मास ऑफ ब्रोमीन अपोन में मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई में 100। तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहले मास ऑफ कंपाउंड तो क्वेश्चन में आपको गिवन है, 0.5 ग्राम के अंदर पूछा है उसने, तो ये तो आपको पता है 0.5 ग्राम, ठीक है, मल्टीप्लाई में 100 भी पता है आपको। यहाँ पे क्या नहीं पता, मास ऑफ ब्रोमीन, कि भाई कितना ब्रोमीन प्रेजेंट है, ठीक है, ब्रोमीन की अमाउंट नहीं पता ना, उसने तो AgBr की अमाउंट बताई है और उसने पूछा क्या है, ब्रोमीन के लिए परसेंटेज पूछा है। तो किसी भी सैंपल के लिए, मतलब जब देखो आप परसेंटेज निकालते हो तो ऐसे ही करते हो ना कि भाई आपके किसी सब्जेक्ट के अंदर कितने मार्क्स आए हैं, तो आप उसके लिए परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए क्या करते हो भाई, जितने मार्क्स ऑब्टेन हुए हैं वो लिखे, कितने में से आए हैं वो लिखे, मल्टीप्लाई बाय 100। तो सेम चीज़ ही तो करनी है आपको, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन फाइंड आउट करना है। तो यानी कि मास ऑफ ब्रोमीन, यानी कि उस ऑर्गेनिक सैंपल के अंदर जो 0.5 ग्राम सैंपल आपको गिवन है, उस ऑर्गेनिक सैंपल के अंदर कितना ब्रोमीन प्रेजेंट है ये बताओ, अपोन में टोटल कंपाउंड यानी कि मास ऑफ कंपाउंड जो कि आपको क्वेश्चन में बता रखा है 0.5 ग्राम है, मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो आपके पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज ऑफ ब्रोमीन आ जाएगा। तो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, ये मास ऑफ ब्रोमीन को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे भाई, आपको पता है कि सिल्वर ब्रोमाइड जो होता है, सिल्वर ब्रोमाइड बोला है ना क्वेश्चन में कि सिल्वर ब्रोमाइड बन रहा है, कितना बन रहा है, 0.376 ग्राम, इतना सिल्वर ब्रोमाइड बन रहा है। तो अब इसी से आपको फाइंड आउट करना है कि इसके अंदर कितना ब्रोमीन प्रेजेंट है। तो देखो एक मोल है अगर आपके पास सिल्वर ब्रोमाइड का, तो उसका मास क्या बनेगा, सिल्वर का मास कितना होता है, वेट कितना होता है 108, ब्रोमीन का कितना होता है भाई 80 होता है। तो इसे आप ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, 188 आ गया। तो आप ये बोल सकते हो कि अगर आपके पास 188 ग्राम ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड है, 188 ग्राम ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड है, तो उसके अंदर कितना ब्रोमीन है, एक मोल सिल्वर ब्रोमाइड के अंदर एक ही एटम है ना ब्रोमीन का। तो आप ये बोल सकते हो कि यहाँ पे इसका कितना मास होगा, 80 ग्राम। भाई बोल सकते हो ना कि 188 ग्राम के अंदर सिल्वर ब्रोमाइड के अंदर इतना ब्रोमीन प्रेजेंट है, एक ही तो ब्रोमीन है, तो एक ब्रोमीन का मास कितना है 80। तो 1 ग्राम ऑफ सिल्वर ब्रोमाइड में कितना होगा भाई 80 अपोन में 188। और क्वेश्चन में कितना दिया है आपको, 0.736 दिया है। तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या है भी कैलकुलेट कर लेंगे, 80 अपोन में 188 मल्टीप्लाई में 0.376। ये यहाँ पे हमने क्या किया, सॉल्व करेंगे इसको पूरे को। तो आफ्टर कैलकुलेटिंग दिस वैल्यू, यानी कि यहाँ पे इसको कैलकुलेट करने के बाद आपके पास कितना आएगा भाई 0.16 आएगा, कितना आएगा 0.16। तो इसका मतलब जो 0.376 ग्राम AgBr आपको क्वेश्चन में गिवन है, उसके अंदर कितना ब्रोमीन प्रेजेंट है भाई 0.16 ग्राम। तो अब इसी 0.16 ग्राम ब्रोमीन की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, यही तो पुट करना था आपको।
तो यहाँ पे पुट किया और इसे सॉल्व करोगे तो यहाँ पे आफ्टर मतलब पूरा ये सॉल्व करने के बाद कितना आएगा आपके पास 32% आएगा। सिंप्लीफाई करने के बाद कितना आ जाएगा भाई 32% आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बन गया अभी देखो, ऑप्शन में आपको दिया होगा 32%, तो ऑप्शन नंबर 3 में देखो आपको दिया हुआ है 32%। तो ये क्या हो गया, इसका करेक्ट आंसर हो गया। यहाँ पे आप डायरेक्ट भी फॉर्मूला लगा सकते थे। अगर किसी भी हेलोजन के लिए आपको कैलकुलेट करना है तो परसेंटेज ऑफ हेलोजन मतलब क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन कुछ भी हो सकता है, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एटॉमिक मास लिखना है हेलोजन का, एटॉमिक मास ऑफ हेलोजन। जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन के लिए लिखेंगे, ब्रोमीन है तो ब्रोमीन के लिए, आयोडीन है तो आयोडीन के लिए, और अपॉन में क्या आ जाएगा 108 प्लस में एटॉमिक मास ऑफ हेलोजन। अब यहाँ पे ऐसा क्यों लिखा है हमने, ऐसा इसलिए लिखा है क्योंकि देखो हेलोजन के साथ AgCl बन सकता है, AgBr फॉर्म हो सकता है, या फिर AgI बन सकता है। तो अब यहाँ पे जो मास ऑफ कंपाउंड है वो तो डिफरेंट बन जाएगा ना भाई। सिल्वर का तो कॉमन है सब में, बट क्लोरीन का अलग होगा, ब्रोमीन का अलग होगा, आयोडीन का अलग होगा। तो इसलिए हमने ऐसे लिख दिया एटॉमिक मास ऑफ हेलोजन। जैसे क्लोरीन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे क्लोरीन का मास लिखेंगे 35.5, अपॉन में यहाँ पे क्या बन रहा होगा, फिर AgCl बन रहा होगा तो 108 प्लस में 35.5। अगर ब्रोमीन है तो ब्रोमीन के लिए ऊपर मास लिखेंगे यहाँ पे 108 प्लस में ब्रोमीन का मास, ऐसे ही आयोडीन के लिए। फिर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई में मास ऑफ AgX फॉर्म। जैसे आपको क्वेश्चन में बोला है ना कि भाई सिल्वर ब्रोमाइड बनाए, तो उस सिल्वर ब्रोमाइड कितना बना था क्वेश्चन के अंदर, 0.376 बना था, तो उसकी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे। यानी कि जो भी आपको सिल्वर एलाइड बन रहा है वहाँ पे उसका मास गिवन होगा वो यहाँ पे पुट करेंगे। एंड द मास ऑफ कंपाउंड टेकन, यानी कि जो भी आपको कंपाउंड की अमाउंट गिवन है, जैसे क्वेश्चन में कितनी दी हुई थी भाई, आपको कितनी दी हुई थी भाई 0.5, तो वो हम यहाँ पे पुट करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई में क्या आएगा 100 आएगा। ऐसे हम क्या है भाई डायरेक्ट क्या है परसेंटेज ऑफ हेलोजन को कैलकुलेट कर सकते हैं। देखो जैसे इस क्वेश्चन के लिए मैं डाटा पुट करके दिखाती हूँ आपको। एटॉमिक मास ऑफ हेलोजन, तो एटॉमिक मास कितना है भाई, यहाँ पे ब्रोमीन की बात कर रहा है तो इसके लिए यहाँ पे मास कितना आ जाएगा, ब्रोमीन के लिए 80, अपॉन में 108 प्लस में 80 करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 188, मल्टीप्लाई में मास ऑफ सिल्वर हैलाइड फॉर्म कितना बन रहा है, यहाँ पे देखो 0.376 बन रहा है। और अब ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए जो वैल्यू गिवन है, अमाउंट गिवन है, डेट इज 0.5, मल्टीप्लाई में 100। तो ये पूरा सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा आपके पास 32% आएगा। तो बस ये क्या है अभी यहाँ पे इस तरीके से सॉल्व करेंगे और ये आ जाएगा। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, केरियस मेथड बोलते हैं, जिससे आप हेलोजन की अमाउंट को डिटेक्ट करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स इज नॉट अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप इन बेंजीन। यहाँ पे आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा ग्रुप मेटा डायरेक्टिंग नहीं है बेंजीन रिंग के लिए। तो देखो इसका मतलब क्या है, आपने पढ़ा है ना कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। जैसे देखो यहाँ पे अगर ये OH लगा है तो जब आप इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हो तो ये बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हुआ, ये इधर शिफ्ट होता है, तो आप क्या देखते हो कि जो भी चार्ज डेवलप होता है ना वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होता है। कहाँ पे होता है, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होता है। तो ऐसे ही यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना, जनरली जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं ना, जैसे ऑर्थो पैरा की बात करें तो ऑर्थो पैरा जो ज़्यादातर होते हैं ना जनरली वो कौन से ग्रुप्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। कौन से होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग होते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं ना वो कौन से होते हैं, जनरली मेटा डायरेक्टिंग होते हैं। जो मेटा डायरेक्टर होते हैं रिंग में वो कौन से होते हैं, जनरली इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं। और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग जनरली इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं। नोट पूछा है उसने कि जो मेटा डायरेक्टिंग नहीं है, कि जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग नहीं है वही मेटा डायरेक्टर नहीं होंगे। तो यहाँ पे से ये आइडेंटिफाई कर लो कि कौन से मेटा डायरेक्टर भाई यहाँ पे नहीं आएंगे। मतलब मेटा डायरेक्टर नहीं आने के लिए आपको क्या देखना है भाई, जोन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप नहीं होंगे, ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का काम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का काम देखो सल्फोनिक ग्रुप भी करता है, ये COR ग्रुप भी करता है और साथ में ये भी करता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का काम नहीं करते हैं वो कौन सा है भाई, ये नहीं करते हैं। अगर ये नहीं करते इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करने का काम, देखो जैसे यहाँ पे NHCOCH3 लिखा है तो यहाँ पे ये रिंग के ऊपर ऐसे लगा होगा ना, NHC डबल बॉन्ड OCH3, ये ऐसे लगा होगा रिंग के ऊपर। तो यहाँ पे तो इसके पास देखो लोन पेयर अवेलेबल है तो ये तो रिंग में जा सकते हैं। अगर ये जा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, अभी ये तो विड्रॉ करने का काम थोड़ी ना कर रहे हैं, ये तो डोनेशन का काम कर रहे हैं। जो डोनेशन का काम करते हैं दे आर ऑर्थो पैरा डायरेक्टर। तो यहाँ पे क्या है भाई, ये क्या है भाई, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का काम नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द मोस्ट स्टेबल कार्बन आयन अमंग द फॉलोइंग इज। यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा कौन सा कार्बन आयन स्टेबल है ये आइडेंटिफाई करना है।
तो देखो यहाँ पे ये क्वेश्चन 2023 में ही आया हुआ है। तो अभी तक हमने जितने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं ना, ये अप टू 5 क्वेश्चन तक ये लास्ट पेपर में आए हैं, यानी कि 2023 का जो पेपर हुआ था उस पेपर तक ये मतलब जीओसी से 5 क्वेश्चन आप बोल सकते हो कि यहाँ से पूछे गए थे। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले आप क्या करो, इन सारे ही कार्बन आयन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लो। तो फर्स्ट क्या है अभी यहाँ पे, बेंजाइल कार्बन आयन। तो बेंजाइल क्या होता है, जब रिंग के ऊपर ऐसे क्या लगा होता है भाई, CH2 ग्रुप लगा होता है, डैट इज़ बेंजाइल कार्बन आयन। कार्बन आयन का मतलब क्या है, नेगेटिव चार्ज है उस पर, ठीक है। और अनायन है मतलब 4 मिथॉक्सी बेंजाइल कार्बन आयन, मतलब सेम ही है, ये बेंजाइल कार्बन आयन सेम ही है, बस 4th पोजीशन पे क्या लगा है, मिथॉक्सी ग्रुप लगा है। तो यहाँ पे ये बेंजाइल कार्बन आयन हो गया है CH2 नेगेटिव, और 4 पे मिथॉक्सी है, तो मिथॉक्सी क्या होता है भाई, OCH3 होता है। नेक्स्ट है 4 नाइट्रो बेंजाइल कार्बन आयन। तो अब ये भी सेम ही है, सिंपल है, बेंजाइल बोला है उसने तो बेंजाइल है, तो मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, CH2 नेगेटिव रहेगा, और 4th पे नाइट्रो ये ग्रुप हमने लगा दिया। फिर 4th ऑप्शन है 4 मिथाइल कार्बन आयन। यहाँ पे 4th पोजीशन मेंशन है, या तो देखो ये 4th पोजीशन नहीं होनी चाहिए थी, मिथाइल कार्बन आयन लिखना चाहिए था, तब ये ऐसे करके आता, या फिर यहाँ पे कुछ मिसिंग है, ठीक है। तो हम इन 3 ऑप्शन में से ही देख लेते हैं। 4th ऑप्शन तो देखो आंसर बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये तो इनकरेक्ट सा ही ऑप्शन लग रहा है, तो इन तीनों ऑप्शन में से आ जाएगा। तो देखो जो कार्बन आयन को स्टेबल करते हैं, तो कार्बन आयन का काम क्या है, कोई भी कार्बन आयन कब स्टेबल होगा, जब वहाँ पे नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा। कार्बा अनायन कब स्टेबल होगा, कार्बन आयन हो या फिर कार्बाकटायन हो, कोई भी हो, कार्बोकटायन की बात कर रहे हैं या फिर रेडिकल की बात करें, कार्बन आयन की बात करें, तो मतलब जो वहाँ पे रेडिकल है या फिर चार्ज है, जैसा भी पॉजिटिव नेगेटिव, वो जब वहाँ पे उस एटम के ऊपर स्टेबल होगा तो वो चार्ज, तभी तो वो स्टेबल बनेगा। तो यहाँ पे कार्बन आयन पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज स्टेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए भी, नेगेटिव चार्ज स्टेबल होना चाहिए। तो नेगेटिव चार्ज कैसे स्टेबल होता है, जो भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं, वो क्या करते हैं, डीलोकलाइज कर देते हैं नेगेटिव चार्ज को। जैसे देखो यहाँ पे नाइट्रो ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये तो देखो नॉर्मल बोल सकते हो आप इसको कि नॉर्मल बेंजाइल कार्बन आयन है। और ये यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये क्या है भी, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और ये क्या है यहाँ पे, कौन सा है भी, यहाँ पे ये कौन सा ग्रुप बनेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बनेगा। क्या बनेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बनेगा। तो यहाँ पे बताओ कार्बन पे क्या नेगेटिव चार्ज स्टेबल रहता है, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज कब स्टेबल होगा, जब देखो यहाँ विड्रॉ करने वाला क्या कर रहा होगा भी, जो विड्रॉ करने वाला ग्रुप है वो देखो यहाँ पे क्या कर रहा होगा, ध्यान से समझना। विड्रॉ करने वाला यहाँ पे रिंग से क्या है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को पुल कर रहा होगा। तो यानी कि इस नेगेटिव चार्ज को ये क्या कर रहा है, कम कर रहा है, इस नेगेटिव चार्ज को क्या कर रहा है, कम कर रहा है। अब नेगेटिव चार्ज कम होगा तो मतलब ये क्या है, कार्बन आयन स्टेबल बनता जाएगा। सेम ऐसे देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का काम क्या होता है, जो मिथॉक्सी ग्रुप है इसका काम क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करना। तो ये रिंग पे क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज कर रहा होगा, तो मतलब कि यहाँ पे ये जो नेगेटिव चार्ज है इसको और ज़्यादा नेगेटिव बना रहा होगा। तो अब बताओ, जब न्यूट्रल होने की तरफ वो चलेगा तब वो ज़्यादा स्टेबल बनेगा, या जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होती जाएगी तब वो ज़्यादा स्टेबल बनेगा। तो जो विड्रॉ करने का काम कर रहा है, यानी कि यहाँ से नेगेटिव चार्ज को ये कंपनसेट करेगा, क्या है अभी, डीलोकलाइज, मतलब कि यहाँ पे क्या है, ये क्या है, इसको अपनी तरफ पुल करेगा। तो यहाँ पे क्या है, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा स्टेबल हो पाएगा। तो आपको इतना ध्यान रखना है, कार्बन आयन के केस में अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हैं तो वो क्या है, कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को क्या करता है भाई, अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो स्टेबल बनाता है, अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप बॉन्डेड है डायरेक्टली तो वो क्या करते हैं, कार्बन आयन को डीस्टेबल करते हैं, यानी कि कार्बन आयन की स्टेबिलिटी को कम करते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, द आयुपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। यहाँ पे आपको एक कंपाउंड गिवन है, इसके लिए आयुपैक नेम पूछा है। ऐसा क्वेश्चन आई थिंक DSSB में भी आया था। तो देखो यहाँ पे बड़ा ही सिंपल सा आपको आयुपैक पूछा है और बहुत आराम से आप इसको कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे कौन कौन से ग्रुप है, सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करो। देखो एक तो ये ग्रुप है और दूसरा कौन सा है, ये ग्रुप है। तो डैट इज़ एसिडिक ग्रुप। ये कौन सा है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है। और ये कौन सा ग्रुप है भाई, कीटोन ग्रुप है। तो अब आपको पता है जब भी अल्डिहाइड या फिर एसिड वाले ग्रुप चेन के एंड में या फिर चेन में जहाँ पे भी प्रेजेंट होते हैं, प्रायोरिटी वहीं से देते हैं, ठीक है, चेन वहीं से स्टार्ट होती है। और अल्डिहाइड वाला कार्बन और एसिड वाला कार्बन चेन में काउंट भी होता है। तो यहाँ से नंबरिंग करेंगे, ये बनेगा 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ पे जो प्राइमरी ग्रुप है वो ये बन गया, और यहाँ पे फिर सेकेंडरी ग्रुप ये बनेगा, कीटोन बनेगा। तो अब देखो कितने कार्बन की चेन बन रही है यहाँ पे भाई, सॉरी भाई 5 ये आएगा और 6 ये बनेगा। तो 6 कार्बन की चेन है।
तो यहाँ पे देख लो, एक तो सबसे पहले अब आपको ये पता होना चाहिए ये प्राइमरी बन रहा है तो यानी कि इसी का जो सफिक्स है वो लास्ट में ऐड होगा। जैसे अल्कोहल का ओल लगाते हैं, अल्डिहाइड का अल यूज़ होता है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का ओइक एसिड होता है। तो यहाँ पे सबसे लास्ट में क्या होना चाहिए, ओइक एसिड आना चाहिए। तो देखो एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसके लास्ट में ओइक एसिड आ रहा है। यहाँ पे तो इन्होंने 6 कार्बोक्सी बोल दिया, विच इज़ मतलब इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट होगा क्योंकि इन्होंने पोजीशन वगैरह भी मतलब नेमिंग ही गलत दे रखी है कि इसको 6 पे ले गए और इसको सेकेंडरी दे दिया, ये गलत है। नेमिंग हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, प्रायोरिटी इस ग्रुप को देंगे, एसिडिक ग्रुप को देंगे, तो ये रॉन्ग हो गया। फिर देखो ओइक एसिड एक ही ग्रुप में एक ही ऑप्शन में आया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 में। और जब कीटोन ग्रुप सेकेंडरी बन जाता है, ठीक है, तो उसका जो वर्ड हम यूज़ करते हैं, वर्ड जो यूज़ करते हैं वो क्या होता है, कीटोन ओन ना होके, वैसे हम क्या यूज़ करते हैं, ओन यूज़ करते हैं। अब क्या यूज़ करेंगे, ऑक्सो। जब ये सेकेंडरी बन जाता है तो क्या यूज़ करते हैं हम, ऑक्सो। तो ये देखो 5th पोजीशन पे क्या है, अभी ऑक्सो ग्रुप है, 5 ऑक्सो, 6 कार्बन की चेन है, तो हेक्सेन। और लास्ट में मैंने आपको बताया कार्बोक्सिलिक एसिड होता है तो ओइक एसिड यूज़ करते हैं, तो ये बन गया 5 ऑक्सो हेक्सेनोइक एसिड। तो यही क्या है, इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अगेन ये नॉमनक्लेचर से आ गया। तो देखो नॉमनक्लेचर का 2022 में पूछा गया है, फिर 21 में आया है। अब यहाँ पे क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, द आयुपैक नेम ऑफ द कंपाउंड, आयुपैक नेम पूछा है। तो अब देखो यहाँ पे इस आयुपैक नेमिंग के लिए आपको एक तो अब ये कार्बन की स्ट्रेट चेन गिवन है, यहाँ पे कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं दिए हुए हैं, कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं दिए हुए हैं, क्या है भाई यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है, एक डबल बॉन्ड है और एक ट्रिपल बॉन्ड है। तो अब डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड जब ऐसे चेन में होते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनका सम जहाँ से कम आए ना, जिस साइड से पोजीशन का, वहाँ से हम उस पॉइंट से उस साइड से नंबरिंग को स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे देखो दोनों ही साइड से कम है, तो यहाँ पे इस केस के अंदर मतलब दोनों साइड से सेम पोजीशन आएगी। ऐसे काउंट करोगे तो भी ये 2 और 4 बनेगा, ऐसे काउंट करोगे तब भी ये 2 और 4 ही बनेगा। तो इस केस के अंदर आप क्या करोगे, यहाँ पे भाई डबल बॉन्ड की साइड से नंबरिंग करना स्टार्ट करोगे, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, तो 1 2 3 4 5 6। तो ये क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पे ये आ जाएगा 6 कार्बन की चेन है, तो मतलब क्या होगा, हेक्स होगा। तो अब ये देख लो कौन से ऑप्शन में आपको हेक्स गिवन है। तो देखो इसमें तो ये कुछ अलग ही दिया हुआ है, प्रोपीन लिखा है, गलत हो गया। इसमें ब्यूटिल लिखा हुआ है, ये रॉन्ग हो गया। तो यानी कि या तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है या फिर थर्ड गलत है। अब इन दोनों ऑप्शन में क्या चेंज है, यहाँ पे पोजीशन चेंज है कि भाई सेकंड पे डबल बॉन्ड आएगा या फिर फोर्थ पे डबल बॉन्ड आएगा, ये चेंजेस है दोनों में। तो यहाँ पे देखो हमने नंबरिंग इस साइड से स्टार्ट किया, डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देंगे, तो यहाँ पे क्या बनेगा, 2 इन आएगा। तो 2 इन कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में, तो क्या बन जाएगा, हेक्सा 2 इन 4 आयन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। प्रेजेंस ऑफ सल्फाइड आयन गिव्स वॉयलेट कलर विद विच ऑफ द फॉलोइंग। देखो ऐसा क्वेश्चन हमने 2023 के पेपर में देखा है और ये क्वेश्चन 21 में आया हुआ है। देखो 2021 में पूछा है, सेम ही क्वेश्चन का मतलब सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है, बट पूछने का ढंग अलग है। देखो यहाँ पे उसने ये पूछ लिया कि किसके साथ ये वॉयलेट कलर देगा, ठीक है। लेड एसीटेट के साथ तो क्या करते हैं, सल्फाइड के लिए मतलब कन्फर्मेटरी टेस्ट होता है, बट ये क्या होता है भाई यहाँ पे लेड सल्फाइड बनाता है, क्या करता है, लेड सल्फाइड बनाता है, और विच इज़ ब्लैक इन कलर, जो कि ब्लैक कलर का होता है। KMnO4 और K2Cr2O7 ये आपने नहीं देखा था जब हमने डिस्कस किया था सल्फाइड के लिए, मैंने आपको 2 टेस्ट बताए थे, एक लेड एसीटेट और एक नाइट्रोप्रोसाइड वाला। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर 4। तो देखो इस लिए आपको जो भी कॉन्सेप्ट होता है ना उससे रिलेटेड, उस ऑप्शन से रिलेटेड पूरा अच्छे से ना कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहिए, क्योंकि वो क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछ सकता है। अब ये जिसने 2021 में अच्छे से किया होगा उसका 2023 वाला क्वेश्चन करेक्ट हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अगेन ये देखो 2020 में आयुपैक नेम से आ गया। तो देखो आयुपैक नेम जो नॉमेनक्लेचर है ये इंपॉर्टेंट बनता है, इससे देखो हर साल पेपर में क्वेश्चन आ रहा है। तो यहाँ पे क्या है, थोड़ा डिफरेंट टाइप का यहाँ पे क्वेश्चन है, सिंपल नहीं दिया हुआ। उसने क्या किया अभी यहाँ पे RS वाली कन्फिग्रेशन में और साथ में EZ जो हम कन्फिग्रेशन करते हैं उसमें पूछ लिया है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि चेन कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ठीक है। आपको तो ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं ना कि भाई जिससे टाइम बचे, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे अप्रोच करेंगे क्वेश्चन को। तो देखो आयुपैक नोमेनक्लेचर में यहाँ पे अल्डिहाइड ग्रुप आपको दिख रहा है, तो इसी को यानी कि चेन में ये अल्डिहाइड ग्रुप दिख रहा है, तो इसी को हम क्या है भी प्रायोरिटी देंगे। तो ये बनेगा 1, फिर ये आ जाएगा 2 3 4 5 एंड 6। तो देखो सबसे पहले तो अब आप यहाँ पे क्या है, ये आपको पता चल गया कि अल्डिहाइड ग्रुप यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे है, तो मतलब कि चेन के एंड में अल आएगा, क्या आएगा, अल आएगा। तो अब ऑप्शन को एलिमिनेट करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। 6 कार्बन की चेन बनेगी। तो देखो एक तो हेक्स सब में लिखा हुआ है, बट एक ऑप्शन ऐसा है जिसके अंदर अल नहीं मेंशन है। कौन सा ऑप्शन है भाई, ऑप्शन नंबर 3। तो ये ऑप्शन तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसमें इन्होंने क्या लिख दिया है, हेक्सीन लिख दिया है। तो ये क्या है भाई यहाँ पे लास्ट में ये क्या है,
जो भी प्रायोरिटी वाला ग्रुप होता है उसके लिए हम लास्ट में सफिक्स यूज़ करते हैं ना, अल है, ओइक एसिड है, ओन है, जो कुछ भी है, तो यहाँ पे अल्डिहाइड का अल आएगा। तो ये सब हो गया है। अब यहाँ पे हम ना पहले क्या करते हैं, ई जेड कन्फिग्रेशन देख लेते हैं। क्या करते हैं अभी, ई जेड कन्फिग्रेशन देख लेते हैं। तो ई जेड जो कन्फिग्रेशन होती है वो डबल बॉन्ड के अराउंड दी जाती है, क्योंकि देखो ई जेड या फिर आर एस ही आपको चेक करना पड़ेगा। बाकी जो आपको नोमेनक्लेचर है ना वो देखो सेम ही दिया हुआ है इन तीनों ऑप्शन में। देखो 4 ब्रोमो 2 क्लोरो 2 मिथाइल 4, यहाँ पे 4 ब्रोमो 2 क्लोरो 2 मिथाइल, यहाँ पे भी 4 ब्रोमो 2 क्लोरो 2 मिथाइल, मतलब कि कन्फिग्रेशन से ही यहाँ पे चेंज आएगा। ठीक है, कन्फिग्रेशन से ही यहाँ पे चेंज आएगा, क्योंकि बाकी क्या है पूरा का पूरा इन्होंने ऑप्शन में सेम दे रखा है। तो अब देखो यहाँ पे ई जेड जो कन्फिग्रेशन होती है वो हम देखते हैं डबल बॉन्ड के अराउंड। तो यहाँ पे मैं डबल बॉन्ड वाले यानी कि 4th और 5th कार्बन को यहाँ पे लिख रही हूँ, बाकी चेन को नहीं लिख रही, 4th और 5th कार्बन को यहाँ पे लिख रही हूँ। तो ये आ गया यहाँ पे, ये 5th कार्बन है और ये 4th कार्बन है। अब देखो 4th कार्बन पे यहाँ पे क्या लगा है, ब्रोमीन लगा है, तो ये आ गया ब्रोमीन। और यहाँ पे इस साइड क्या है, ये पूरी चेन है, इस साइड क्या है पूरी चेन है, बट यहाँ पे क्या लगा होगा, कार्बन ही लगा होगा उस, भाई यहाँ पे CH2 ग्रुप होगा ना, तो यहाँ पे क्या है कार्बन है, ऐसे मतलब सिंपल कार्बन भी समझ सकते हो। यहाँ पे देखो क्या है, मिथाइल ग्रुप है, ऐसे जब नहीं होता तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे CH3 होगा, तो ये क्या है यहाँ पे CH3 है। और यहाँ पे अब देखो ये जो कार्बन है, इस कार्बन की वैलेंसी को देखो, इस कार्बन ने क्या कर रखे, 3 बॉन्ड बना रखे, इस कार्बन ने देखो 3 बॉन्ड बना रखे हैं। कैसे बना रखे हैं, देखो 2 तो ये हो गए डबल बॉन्ड, मतलब एक तो ये डबल बॉन्ड आ गया, एक ही आ गया। तो इस कार्बन की क्या है भाई यहाँ पे वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन होगा, तो ये हाइड्रोजन हमने यहाँ पे ऐसे बना दिया है। ठीक है, ये आगे समझ में कैसे किया है। अब ई जेड कन्फिग्रेशन में क्या होता है, आपको ये देखना होता है कि जो भी डबल बॉन्ड वाला कार्बन होता है ना, डबल बॉन्ड वाला कार्बन होता है, उसके साइड पे प्रायोरिटी के हिसाब से आपको डिसाइड करना है। यानी कि आपको क्या है, प्रायोरिटी देनी पड़ेगी। अगर सेम प्रायोरिटी वाले ग्रुप सेम साइड आते हैं तो क्या बन जाता है भाई, जेड बन जाता है। अगर अपोजिट साइड पे होता है तो क्या बन जाता है, ई बन जाता है। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या है यहाँ पे 1 है, ये क्या बनेगा भाई यहाँ पे 1 आएगा, ये क्या बनेगा यहाँ पे भाई 1 बनेगा। इसके बाद अब ये देखो कार्बन और ब्रोमीन में से किसे प्रायोरिटी दोगे आप, ब्रोमीन को ही तो दोगे, ब्रोमीन और कार्बन में से किसे प्रायोरिटी देंगे भाई, ब्रोमीन को देंगे। और यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन में से मास देखो इनका, तो यहाँ पे एटॉमिक मास देखो तो किसको प्रायोरिटी दी जाएगी, कार्बन को दी जाएगी। यहाँ पे ऐसे नहीं सोचना कि पूरी चेन है, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि डायरेक्टली तो जो बॉन्डेड हो कार्बन से हो तो बात की बात है, अगर वो सेम ग्रुप आ जाते हैं तब देखते हैं हमें ऐसे आगे के आगे वो डायरेक्टली किससे बॉन्डेड है। यहाँ पे तो इसी से हो जाएगा, यहाँ भी कार्बन है, यहाँ भी कार्बन है। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, नंबर 1 मिला है इसे, तो यहाँ पे और ये क्या है, ये सेकंड बनेगा। कार्बन और ब्रोमीन में से 1 की प्रायोरिटी क्या आ जाएगी भाई, ब्रोमीन को, और सेकंड जाएगी कार्बन को। कार्बन और हाइड्रोजन में से 1 प्रायोरिटी जाएगी किसको भाई, कार्बन को, और इसको जाएगी सेकंड। तो अब देखो ये क्या हो गया भाई, सेम साइड पे आ रहे हैं, सेम साइड पे आते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, जेड। क्या बोलते हैं भाई, जेड। तो अब देखो यहाँ पे ये सब में ही ये 4Z है, ये 4E है, ये 4E है। अभी आपने देखा क्या आएगी कन्फिग्रेशन, सेम साइड पे आएगी ना भाई, जब सेम साइड होते हैं तो उसे हम जेड बोलते हैं, अपोजिट होते हैं तो क्या बोला जाता है, ई बोला जाता है। तो यहाँ पे एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें क्या है भाई वो सेम साइड पे आ रहे हैं, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पे इस वाले पोजीशन पे आपको क्या चेक करना है, RS चेक करना है, ये सेकंड पोजीशन बन जाएगी ना, तो यहाँ पे क्या आएगी कन्फिग्रेशन इसकी 2R आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये इसी कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आ गया, ई जेड कन्फिग्रेशन जो भी हमने डिस्कस किया ना उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आ गया। ये कब आया भाई, 2019 में आया, ये नोमेनक्लेचर 2020 में पूछा था। तो यहाँ पे आपको ई कन्फिग्रेशन आइडेंटिफाई करनी है। तो ई का मतलब क्या है भाई, अपोजिट साइड हो, प्रायोरिटी ग्रुप वाले कब हो भाई, यहाँ पे अपोजिट साइड हो, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के अराउंड सराउंडिंग में। तो देखो ये कार्बन है, ये कार्बन है, अब यहाँ पे प्रायोरिटी दो, इस कार्बन की, ये कार्बन है, इधर हाइड्रोजन है, तो किसे प्रायोरिटी देंगे, इसे। यहाँ पे ये 2 जाएगा, यहाँ पे इन दोनों में से किसे प्रायोरिटी देंगे भाई, कार्बन के, यहाँ पे ये 1 बनेगा और ये 2 बनेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, अपोजिट साइड पे हो गया ना, तो आपको तो ई बताना था, तो अपोजिट साइड वाला ही तो ई होता है, तो यही क्या बन जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। एक बार बाकी चेक कर लो, देखो यहाँ पे ये क्लोरीन और हाइड्रोजन में से 1 ये बनेगा, क्लोरीन और ब्रोमीन में से जो प्रायोरिटी है ब्रोमीन को दी जाएगी। तो ये क्या हो गया भाई, यहाँ पे सेम साइड पे आ गए, तो ये क्या बनेगा, यहाँ पे सिस बनेगा, क्या बनेगा, सिस बनेगा, मतलब कि जेड आएगा। इस वाले में चेक करो, यहाँ पे इन दोनों में जब हम चेक करते हैं तो यहाँ पे क्लोरीन 1 बनेगा, इन दोनों में चेक करेंगे तो ब्रोमीन 1 बनेगा, तो ये भी सेम साइड पे हो गए। यहाँ पे चेक करो, ये 1 आएगा और इन दोनों में से ये 1 आएगा, तो ये भी सेम साइड पे आ गए। तो ये बाकी तीनों ऑप्शन कैसे हैं भाई, जेड कन्फिग्रेशन वाले हैं। फर्स्ट ऑप्शन क्या है भाई, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। केरियस मेथड इज यूज फॉर एस्टिमेशन ऑफ
विच एलिमेंट, अब यहाँ पे पूछा है कि केरियस मेथड कौन से एलिमेंट के लिए हम यूज़ करते हैं। तो केरियस मेथड जो होता है ना, वो हम किसके लिए यूज़ करते हैं अभी, हैलोजन के डिटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं, हैलोजन के एस्टिमेशन के लिए। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। द मोस्ट स्टेबल कार्बोकटायन अमंग द फॉलोइंग इज, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन गिवन है, 4 ऑप्शन में से स्टेबिलिटी बतानी है कार्बोकटायन की, कौन सा कार्बोकटायन सबसे ज़्यादा स्टेबल बनेगा। तो स्ट्रक्चर बना लो, इथाइल कार्बोकटायन, तो इथाइल कार्बोकटायन क्या होगा भाई, ये होगा CH3CH2, दैट इज़ द इथाइल कार्बोकटायन, या फिर आप इसे कैसे लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो C2H5। आइसोप्रोपाइल कार्बोकटायन, तो इसमें तो ये ऐसे आ जाएगा, आइसो ग्रुप आएगा CH3CH3, दैट इज़ द आइसोप्रोपाइल। प्रोपाइल का मतलब 3 होता है ना, और ये आइसोप्रोपाइल आ गया। टर्शरी ब्यूटाइल, मतलब कि आपने क्या किया है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज लगा दिया, इधर मिथाइल ग्रुप है, यहाँ भी मिथाइल ग्रुप है, और यहाँ भी मिथाइल ग्रुप है, दैट इज़ टर्शरी। और अलाइल क्या होता है, अलाइल होता है CH2 डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH, और यहाँ पे ये आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या रहता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। अलाइल वाले में क्या होता है भाई, यहाँ पे इसमें पॉजिटिव चार्ज रहेगा, तो CH2 पॉजिटिव ऐसे, ठीक है। तो ये क्या बनता है भाई, यहाँ पे अलाइल कार्बोकटायन क्या है भाई, अलाइल कार्बोकटायन की भी स्टेबिलिटी हम देखते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो स्टेबल बनता है ना, वो क्या होता है भाई, सबसे ज़्यादा इन चारों ऑप्शन में से जो आएगा, देखो कार्बोकटायन की स्टेबिलिटी आपने पढ़ी है, क्या होती है, टर्शरी, सेकेंडरी, प्राइमरी। तो यहाँ पे तो देखो ये प्राइमरी है, ये तो ऑप्शन होगा नहीं। आइसो वाला सेकेंडरी बनेगा, ये भी नहीं होएगा। अब बचा यहाँ पे टर्शरी और अलाइल में कंपैरिजन करना है आपको। तो जो टर्शरी कार्बोकटायन होता है, ये ज़्यादा स्टेबल होता है एज़ कम्पेयर टू अलाइल, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ वो क्या है, रेजोनेंस इफेक्ट दिखाता है। बट टर्शरी कार्बोकटायन में क्या होता है, यहाँ पे एक तो इंडक्टिव इफेक्ट भी हो सकता है, और हम बोलते हैं हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है प्रेजेंट, ठीक है, 1 2 3 कार्बन है ना, तो यहाँ पे क्या है भाई, 9 अल्फा हाइड्रोजन आ जाएगी। तो यहाँ पे हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट और आई इफेक्ट की वजह से क्या होता है, टर्शरी कार्बोकटायन इज मोर स्टेबल एज कम्पेयर टू अलाइल कार्बोकटायन। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर बनेगा ना, वो क्या आएगा भाई, ऑप्शन नंबर 3 आएगा। तो आपको ध्यान रखना है कि टर्शरी वाला क्या होता है, अलाइल वाले से भी ज़्यादा स्टेबल बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। बायरियो टेस्ट इज शोन बाय द फॉलोइंग, यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन गिवन है, और इनमें से ये आइडेंटिफाई करना है कि बायरियो टेस्ट कौन सा कंपाउंड शो करेगा। तो देखो डायरेक्ट तो इनमें से कोई सा भी कंपाउंड शो नहीं करता, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ठीक है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ये तो करते ही नहीं है शो। क्योंकि जो बायरियो टेस्ट होता है ना, वो जनरली पेप्टाइड बॉन्ड की जो लिंकेज होती है वहाँ पे होता है ये, ठीक है। तो डायरेक्ट तो नहीं, बट इनडायरेक्टली आप ये बोल सकते हो कि इन सम वे यहाँ पे यूरिया जो है पॉसिबिलिटी है कि वो बायरियो टेस्ट को शो कर सके। कैसे, देखो यहाँ पे इसे हम डिस्कस करते हैं कि ये क्या होता है। तो जो बायरियो टेस्ट होता है ना, ये किसको डिटेक्ट करने के लिए हम यूज़ करते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड्स को। किसको डिटेक्ट करता है अभी, ये पेप्टाइड बॉन्ड को डिटेक्ट करता है, विच आर फाउंड इन प्रोटीन। तो आप ये बोल सकते हो अगर ऑप्शन में ऐसा हो कि प्रोटीन्स को और पॉलीपेप्टाइड को डिटेक्ट करने के लिए हम इस टेस्ट का यूज़ करते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन होगा, या फिर पेप्टाइड बॉन्ड लिखा होगा तो करेक्ट ऑप्शन आएगा। फिर जो रिएजेंट है इसके लिए जो यूज़ करते हैं वो क्या होता है, कॉपर सल्फेट, सोडियम हाइड्रोक्साइड और पोटाशियम सोडियम टार्ट्रेट होता है, ठीक है। इसे रोशेल सॉल्ट भी बोलते हैं, इसे हम रोशेल सॉल्ट भी बोलते हैं, जो आपने उसमें देखा होगा, फेलिंग सॉल्यूशन में देखा होगा। तो व्हेन प्रोटीन और पॉलीपेप्टाइड चेन इज़ प्रेजेंट, तो जो सॉल्यूशन होता है वो वॉयलेट कलर अपीयर कर लेता है बायरियो रिएजेंट के साथ। तो ये जो कॉम्प्लेक्स आता है ना, मतलब ये जो कलर आता है कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन की वजह से आता है बिटवीन द कॉपर, जो यहाँ पे कॉपर आयन प्रेजेंट है, और जो पेप्टाइड बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं प्रोटीन्स में, पॉलीपेप्टाइड्स में, उसकी वजह से वॉयलेट कलर फॉर्मेशन आती है। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर वॉयलेट कलर अपीयर होता है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव टेस्ट दे रहा है, मतलब कि वहाँ पे क्या है भी, पॉलीपेप्टाइड चेन, पेप्टाइड बॉन्ड वहाँ पे प्रेजेंट है और प्रोटीन्स प्रेजेंट है। और अगर मतलब कोई और कलर आता है या सेम कलर एज इट इज़ रहता है, तो वो नेगेटिव क्या है भाई, नेगेटिव टेस्ट को शो करता है। तो ये यहाँ से आपको ध्यान रखना है। तो अब जो यूरिया है ना, यहाँ पे यूरिया क्या करता है भाई, डायरेक्टली तो वो नहीं करता, ठीक है, बट जब 2 मोल्स ऑफ यूरिया रिएक्ट करते हैं ना, तो वहाँ पे क्या है भाई, एक पेप्टाइड काइंड ऑफ बॉन्ड बन जाता है। तो इस वजह से बायरियो टेस्ट होता है ना, जो वो इसके लिए क्या आता है भाई, पॉजिटिव आता है, ठीक है भाई। यूरिया में वैसे तो कोई, यूरिया का फॉर्मूला देखो क्या होता है, NH2C डबल बॉन्ड O NH2। तो यहाँ पे तो कोई पेप्टाइड लिंकेज नहीं है। पेप्टाइड लिंकेज क्या होती है, ये होती है CONH, ये लिंकेज को हम पेप्टाइड बॉन्ड बोलते हैं। तो ये अब देखो डायरेक्टली तो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, बट जब 2 मोल्स ऑफ यूरिया रिएक्ट करते हैं, कंबाइन करेंगे, तो यहाँ से क्या है, वाटर एलिमिनेट होगा, और मतलब इस काइंड का बॉन्ड वहाँ पे क्या है, फॉर्म हो जाता है। तो इस वजह से यहाँ पे क्या है भाई, ये क्या करता है, बायरियो टेस्ट पॉजिटिव शो कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
14 क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप शोज द मोस्ट स्ट्रॉन्ग ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस। यहाँ पे अब देखो ये सारे वैसे क्या है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप ही बनेंगे, बट यहाँ पे मोस्ट स्ट्रॉन्ग पूछा है, ठीक है। तो इसके लिए आपको मैं एक टेबल दिखाती हूँ जो स्ट्रॉन्ग और रिएक्टिविटी के बेसिस पे है, मतलब कि एक्टिवेटर और डीएक्टिवेटर बनेंगे। तो देखो जो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टर ग्रुप होते हैं, तो व्हेन अ फंक्शनल ग्रुप इज ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द एरोमेटिक रिंग, ठीक है। डायरेक्टर का क्या मतलब होता है भाई, एक तो ग्रुप्स हो गए, कोई ऑर्थो पे आके अटैक कर रहा है, कोई पैरा पे आके, कोई मेटा पे आके अटैक कर रहा है। बट यहाँ पे डायरेक्टर इन्फ्लुएंस का क्या मतलब होता है कि जब एरोमेटिक रिंग के ऊपर कोई ग्रुप ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो उस ग्रुप के प्रेजेंट होने की वजह से जो कोई भी हम फर्दर फिर रिएक्शन करते हैं, कोई ग्रुप आना चाहता है तो उस ग्रुप के ऊपर डिपेंड करेगा जो डायरेक्टली उस ग्रुप के ऊपर बॉन्डेड है। कहने का मतलब क्या है, देखो जैसे यहाँ पे ये रिंग है, इस रिंग के ऊपर मान लो आप कोई रिएक्शन कर रहे हो, तो अब वो इसकी मर्जी है कि वो यहाँ पे आ गया OH। बट अगर रिंग के ऊपर ये OH ग्रुप डायरेक्टली पहले से ही प्रेजेंट है, ये अगर पहले से ही यहाँ पे प्रेजेंट है, तो जो कोई भी इनकमिंग ग्रुप होगा वो इस ग्रुप के इफेक्ट की वजह से, इस ग्रुप के इन्फ्लुएंस की वजह से अपनी पोजीशन को डिसाइड करता है कि वो ऑर्थो पे जाके बॉन्डेड होगा, मेटा पे या फिर पैरा पे। तो इसी वजह से जो ग्रुप्स है वो क्या बन जाते हैं, ऑर्थो मेटा पैरा डायरेक्टर बन जाते हैं। इनको हम डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस बोलते हैं ग्रुप्स का। तो व्हेन अ फंक्शनल ग्रुप इज ऑलरेडी प्रेजेंट ऑन द एरोमेटिक रिंग, तो जो सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं एट स्पेसिफिक पोजीशन डिपेंडिंग ऑन द वेदर द ग्रुप इज एन ऑर्थो, पैटा और पैरा। तो अब देखो इसमें क्या होता है, कुछ ग्रुप्स जो होते हैं उन्हें हम एक्टिवेटर्स बोलते हैं, कुछ ग्रुप्स होते हैं उन्हें हम डीएक्टिवेटर्स बोलते हैं। कुछ क्या है भाई, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग होंगे, यानी कि रिंग को स्ट्रांगली एक्टिवेट कर देते हैं रिएक्शन होने के लिए, कुछ रिंग को डीएक्टिवेट करते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो मॉडरेट एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं, कुछ होते हैं जो स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप होते हैं, यानी कि रिंग को डीएक्टिवेट कर देते हैं रिएक्शन को करने के लिए। तो देखो यहाँ पे एक्टिवेटर्स कौन से बन जाएंगे भाई, स्ट्रांगली एक्टिवेटेड है। देखो ये जो नाइट्रोजन वाले हैं, नाइट्रोजन अमीन ग्रुप है और अमीन ग्रुप के डेरिवेटिव्स है। हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और ये यहाँ पे क्या है अभी ईथर वो आ जाएगा, ठीक है। OR एल्कोक्सी बोलते हैं ना जिसे, ईथर नहीं भी एल्कोक्सी ग्रुप बोलते हैं जिसे, वो है। और साथ में क्या है भाई, मॉडरेटली एक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से है, देखो ये भी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन से ही लिंकेज वाले हैं। बट जब इस तरह से ये ग्रुप लगे हो, यानी कि बाद में ऐसे डबल बॉन्ड आ रहा हो, तो ये क्या है, मॉडरेट एक्टिवेटिंग होते हैं। और ये वाले जो ग्रुप्स होते हैं स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग होते हैं। और जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, मिथॉक्सी ग्रुप है, इनसे भी ज़्यादा जो एक्टिवेटिंग करते हैं रिंग को, वो कौन से होते हैं, अमीन और अमीन के डेरिवेटिव्स होते हैं। फिर देखो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप कौन से बनेंगे, हेलोजेंस होते हैं, फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। और डीएक्टिवेटिंग वाले ग्रुप्स कौन से आगे भी देखो, जैसे यहाँ पे ये ऐसे दिखाया हुआ है। तो इस तरह से जब मल्टीपल बॉन्ड के साथ, यानी कि कार्बन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये R होता है, तो R यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं, हाइड्रोजन है, OH है, क्लोरीन है, OR है। तो ये कोई भी ग्रुप प्रेजेंट होंगे तब भी रिंग क्या होती है अभी, डीएक्टिवेट होती है फॉर फर्दर रिएक्शन। और यहाँ पे क्या है, ये नाइट्रो, साइनाइड, सल्फोनिक, ये सब क्या है। तो देखो ध्यान से, ये एक तरह से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप टाइप है, ये सब क्या है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप टाइप्स है। तो यहाँ पे ये बता रखा है, जैसे अब देखो यहाँ पे ब्रोमीन है, तो ब्रोमीन यहाँ पे आ गया। अब ये फर्दर जब रिएक्शन करेगा, तो यानी कि ये जो ग्रुप प्रेजेंट है इसके ऊपर डिपेंड किया है कि ऑर्थो पे आएगा, पैरा पे आएगा, ठीक है। ये इस ग्रुप के ऊपर डिपेंड किया है कि ऑर्थो पोजीशन पे और ये पैरा पे आएगा। ऐसे अब देखो यहाँ पे क्या है, ये रिंग के ऊपर ऑलरेडी प्रेजेंट है ये वाला ग्रुप। तो अब क्या है भाई, यहाँ पे ये जो आपने रिएक्शन किया, ब्रोमिनेशन किया है, तो अब ये ग्रुप क्या करता है भाई, रिंग को डीएक्टिवेट करता है। तो यानी कि रिंग को डीएक्टिवेट करेगा तो ये क्या है, मेटा पोजीशन पे जाएगा। तो देखो ऑल द एक्टिवेटर्स, जो भी एक्टिवेटर ग्रुप है वो क्या होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होता है। यानी कि जो जब भी आपको ये वाले ग्रुप्स मिलेंगे ना, तो जो भी आप सब्स्टिट्यूट करोगे, यानी कि जो भी रिएक्शन करोगे, वो वहाँ पे ग्रुप्स आके ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे आके लगेंगे। देखो जैसे यहाँ पे है, ठीक है। और जब ऑल द डीएक्टिवेटर्स आर, जितने भी डीएक्टिवेटर्स है वो सब क्या है अभी, मेटा डायरेक्टर्स होते हैं। यानी कि जब भी ये वाले ग्रुप्स प्रेजेंट होंगे रिंग के ऊपर ऑलरेडी, तो जब भी आप कोई रिएक्शन करते हो, जैसे यहाँ पे आपने ब्रोमिनेशन किया, यहाँ पे भी आप ब्रोमिनेशन कर रहे हो, बट वो कहाँ पे गया है, ऑर्थो और पैरा पे गया है। बट इस ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से ये रिंग को क्या कर रहा है, डीएक्टिवेट कर रहा है। तो इस ग्रुप की प्रेजेंस की वजह से यहाँ पे क्या बन गया भाई, मेटा वाला प्रोडक्ट आपको देगा, ठीक है, एक्सेप्ट द हेलोजेंस। अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, ऑल द एक्टिवेटर्स ऑर्थो पैरा डायरेक्टर, ऑल द डीएक्टिवेटर्स आर मेटा डायरेक्टर। बट यहाँ पे एक पॉइंट है क्या, कि जो हेलोजेंस होते हैं वो डीएक्टिवेटर्स होते हैं, येट ऑर्थो पैरा डायरेक्टर होते हैं। भाई हेलोजन जो होते हैं ना, वो कैसे होते हैं, डीएक्टिवेटर्स ही होते हैं। देखो आपने देखा ना, डीएक्टिवेटर्स ही हैं, बट ये मेटा डायरेक्टर नहीं होते। कैसे होते हैं भाई, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या पूछा था उसने, स्ट्रांगली एक्टिवेटिंग ग्रुप पूछा था, जो भी ऑर्थो पैरा को करता है, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस करता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आएगा भाई, ऑप्शन नंबर
नंबर थर्ड। सभी हैं, सभी करते हैं, बट यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो स्ट्रांगली करेगा वो क्या करेगा, अमीन ग्रुप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस अमंग द फॉलोइंग इज। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन गिवन है और इसमें से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बताना है। तो ये जो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बताना है आपको, देखो क्या है भी, हेलाइड वाले आपको गिवन है, ठीक है, हेलोजन गिवन है, हेलाइड फॉर्म में गिवन है। तो बेसिकली यहाँ पे कंजुगेट एसिड बेस का जो कॉन्सेप्ट होता है उससे क्वेश्चन लिया गया है, वहाँ से क्वेश्चन है। तो आप देखो कैसे करोगे, ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कैसे बनेगा भाई। आपको पता है कि ये HF, HCl, HBr, HI ऐसे है। तो अब जब इस HF ने H पॉजिटिव रिलीज़ किया होगा यहाँ से, तब ये बना है F नेगेटिव, यहाँ से बना है क्लोराइड नेगेटिव, ये बना है ब्रोमाइड नेगेटिव, और ये बना है यहाँ पे आयोडाइड नेगेटिव। तो अब आपको पता है इनमें एसिडिटी का ऑर्डर देखो, इनमें एसिडिटी का ऑर्डर देखो, देखो क्या होता है, जो जितना स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होता है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एसिड, एसिड क्या करता है, कंजुगेट बेस बनाता है। देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए एसिड से क्या बनता है भाई, कंजुगेट बेस बनेगा। अगर बेस है तो बेस से क्या बनेगा, कंजुगेट एसिड बनेगा। वाइस वर्सा भी है, अगर कंजुगेट बेस है तो उससे यहाँ पे क्या हो जाएगा, एसिड बन जाएगा, कंजुगेट एसिड है तो उससे बेस बन जाएगा। सेम ऐसे ही अगर आपके पास स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उससे वीक कंजुगेट बेस बनता है, और अगर आपके पास वीक एसिड है तो आपके पास स्ट्रॉन्ग कंजुगेट बेस बनेगा। और यहाँ पे अगर आप लेते हो वीक बेस, तो बेस से क्या बनता है, एसिड बनता है ना, तो वीक बेस से क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड बनेगा। और यहाँ पे अगर आप लेते हो वीक एसिड तो क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट, सॉरी भाई, वीक बेस लेते हो तो यहाँ पे क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग कंजुगेट एसिड बनेगा। तो इस तरीके से होता है, यानी कि अपोजिट उसमें चलता है। आप ये बोल सकते हो कि स्ट्रॉन्ग है तो वीक होगा, अगर एसिड है तो बेस बनेगा, बट वो उसका कंजुगेट होगा, अगर आपने कंजुगेट लिया तो उसका एसिड बनेगा, ऐसे है। तो अब देखो यहाँ पे इन सब का जो कंजुगेट, ये सब क्या है भाई, यहाँ पे हेलोजन एसिड्स है, इन सब का जो कंजुगेट बेस है वो ये है, ये बना है ना कंजुगेट बेस, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। यहाँ पे हेलोजन एसिड का एसिडिटी का ऑर्डर देखो, तो इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड क्या होता है, HI होता है। क्या होता है अभी स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड, HI होता है। यहाँ पे हाइड्रोजन तो सब में कॉमन है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज इंक्रीज होगा। अगर साइज इंक्रीज होगा तो इसका मतलब यहाँ पे जो HI बॉन्ड बन रहा होगा वो क्या होगा भी, बड़ा होगा, ठीक है, वो क्या होगा भी यहाँ पे बड़ा होगा एज कम्पेयर टू HF बॉन्ड के। यहाँ पे बॉन्ड लेंथ इसकी क्या होगी, HI की ज़्यादा होगी, मतलब कि यहाँ से H पॉजिटिव रिलीज होना ईजी है। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर मैं हेलो एसिड की एसिडिटी की बात करूँ तो इसका जो एसिडिटी का ऑर्डर बनेगा वो सबसे अच्छा एसिड कौन सा बनेगा, HI, और HF क्या होगा यहाँ पे, वीक एसिड बनेगा। यानी कि ये यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये वीक एसिड है, क्योंकि ये आराम से H पॉजिटिव को रिलीज़ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये सबसे छोटा होता है साइज़ में, ग्रुप में। तो अब देखो क्या बोला है उसने, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बताना है। तो अब यहाँ पे जो बेस बन रहे हैं वो कौन से, कंजुगेट बेस है, कौन से, कंजुगेट बेस है। तो अब देखो यहाँ पे अगर मैं कंजुगेट बेस के लिए ऑर्डर लगाती हूँ तो कंजुगेट बेस के लिए ऑर्डर क्या बनेगा, अपोजिट बनेगा, क्योंकि जो स्ट्रॉन्ग एसिड है उसका जो कंजुगेट बेस बनेगा वो वीक बनेगा। तो यहाँ पे क्या है, ये बन जाएगा। तो यहाँ पे देखो कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट कंजुगेट बेस बनेगा भाई, फ्लोराइड आयन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ गया, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 16, रेजोनेंस इज ड्यू टू। रेजोनेंस का रीजन पूछा है, किसकी वजह से होता है भाई। देखो यहाँ पे रेजोनेंस डीलोकेलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, तो ये ऑप्शन तो इनकरेक्ट हो गए। अब आइडेंटिफाई करना है कि सिग्मा इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन होता है या फिर पाई इलेक्ट्रॉन का। तो भाई पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकेलाइजेशन होता है, जहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं वहीं पे तो होता है। कभी भी आपने देखा कि ऐसे ये बन रहा है CH3 CH2 CH3, ऐसे इसमें सिंगल बॉन्ड वाले कंपाउंड में आप कंजुगेशन कर रहे हो, डीलोकेलाइजेशन कर रहे हो इलेक्ट्रॉन्स का, बॉन्ड का, नहीं होता ना, पाई बॉन्ड वालों में होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या बनेगा भी, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, अगेन ये आयुपैक का क्वेश्चन आ गया। तो यहाँ पे आपको एक कंपाउंड गिवन है, इसके लिए आपको नाम देखना है कि इसका क्या नाम बनेगा भी, क्या नेम होगा इसका। तो देखो ये एक क्या है भी, रिंग गिवन है आपको, तो ये तो साइक्लोहेक्सेन है, खुद क्या है भी, साइक्लोहेक्सेन है। यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, अब ऐसे जाएंगे तो ये कौन सी पोजीशन आएगी, देखो 2 3 4, तो ये तो बनेगा नहीं। तो अब में तो ये देखना होता है ना कि जो भी सब्सटीट्यूएंट होते हैं उनको लीस्ट प्रायोरिटी देनी होती है, तो 1 2 3, तो ये करेक्ट बनेगा। तो अब यहाँ पे देख लो 3 पोजीशन पे क्या है भी, थर्ड पोजीशन पे क्या है यहाँ पे, ये आएगा क्या बोलते हैं अभी, 2 मिथाइल ग्रुप है, इनका मतलब क्या है, मिथाइल से। तो यहाँ पे क्या बनेगा, 3 3 डाई मिथाइल, क्योंकि 2 टाइम्स है तो 3 3 डाई मिथाइल, 1 साइक्लो हेक्सानोल, ठीक है, 1 साइक्लो हेक्सानोल। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा भी, ऑप्शन नंबर 3। और किसी में तो नहीं है ना ऐसा, 1 1 डाई मिथाइल 3 साइक्लो नहीं आएगा, 1 पे आएगा।
यहाँ पे भी ये भी नहीं आएगा, ठीक है। ये तो साइक्लोहेक्सेन गिवन है, ये वैसे ही रॉन्ग हो गया, ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। हेक्सेन दे रखा है यहाँ पे, और ये 3 पोजीशन पे दे रखा है आपको साइक्लोहेक्सेनोल, तो 3rd पोजीशन पे नहीं 1 पे जाएगा क्योंकि ये फंक्शनल ग्रुप लगा है। तो यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, तो ये इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ गया भाई, ऑप्शन नंबर 3rd। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज द इनैंशोमर्स आर डिफरेंट। आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो होती है इनैंशोमर्स की डिफरेंट होती है। तो भाई इनैंशोमर्स क्या होते हैं, ये मिरर इमेज होते हैं एक दूसरे की, बट कैसे मिरर इमेज होते हैं, नॉन सुपर इम्पॉसिबल। कैसे मिरर इमेज होते हैं भाई, ये नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज होते हैं, और इनका जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ होता है वो सिमिलर होता है, बट यहाँ पे जो रोटेशन होती है इनकी, ठीक है, ऑप्टिकल रोटेशन होती है, यानी कि प्लस आएगा या फिर माइनस आएगा, यानी कि डी कन्फिग्रेशन है, डेक्स्ट्रो है या फिर लेवो है, वो डिफरेंट आती है। तो डायरेक्शन जो होती है इनकी वो डिफरेंट होती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। ये क्वेश्चन और भी एग्जाम में ना रिपीट हुआ है, ठीक है, सेम एज इट इज़, और ये आपको नीट जेई वाले पेपर में भी मिल जाएगा ये क्वेश्चन, और मतलब और भी पीजीटी टीजीटी वाले पेपर में भी, मतलब जहाँ पे भी 11th-12th की केमिस्ट्री आती है वहाँ पे ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, द आइसोओक्टेन इज़। यहाँ पे आपको आइसोओक्टेन दे रखा है, और यहाँ से करेक्ट नेम आपको आइडेंटिफाई करना है कि भाई इसको ही हम आइसोओक्टेन बोलते हैं। तो अब देखो यहाँ पे ऑक्ट गिवन है, बट ऑक्ट से ये मत समझना कि यहाँ पे 8 कार्बन की चेन बनेगी, ठीक है। तो ये आइसोओक्टेन हम किसे बोलते हैं अभी, 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन बोलते हैं, ठीक है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, आइसोओक्टेन बोलते हैं। बनेगा कैसे, देखो पेंटेन है मतलब 5 कार्बन की चेन है, तो ये 5 कार्बन आपने यहाँ पे ड्रॉ किए, 2,2,4 ट्राईमिथाइल, ठीक है, यानी कि सेकेंड पोजीशन पे 2 बार, क्योंकि 2 बार मेंशन है ना, तो यहाँ पे मिथाइल ग्रुप लगा है, और 4th पोजीशन पे भी मिथाइल ग्रुप लगा है, तो ये आ गया यहाँ पे। बाकी कर दो वैलेंसी कंप्लीट, ये CH, यहाँ पे CH2, यहाँ पे इसके पूरे ही है, तो डैट इज़ द आइसोओक्टेन। देखो टोटल कितने कार्बन है भाई यहाँ पे कितने कार्बन की चेन है, मतलब टोटल कार्बन, चेन तो 5 कार्बन की है, बट चेन टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने अभी यहाँ पे 8 है, और तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पे, आइसोओक्टेन, और इसका जो आईयूपैक नेम होता है करेक्ट, दैट इज द 2,2,4 ट्राईमिथाइल पेंटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द एलिमेंटल डिटेक्शन व्हेन नाइट्रोबेंजीन इज फ्यूज विद सोडियम द कंपाउंड ऑब्टेन इज। यहाँ पे आपको ये बताना है कि जब आपने एलिमेंटल डिटेक्शन किया किसका, नाइट्रोबेंजीन का, और उसे सोडियम के साथ आपने फ्यूज़ कर दिया, मतलब सोडियम एक्सट्रैक्ट बना रहे हो, तो यहाँ पे क्या बनेगा, तो क्या होता है अभी, ये सोडियम साइनाइड बनता है। क्या बनता है, सोडियम साइनाइड बनता है। आपने देखा था नाइट्रोजन के लिए, जब नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है तो क्या बनता है अभी, सोडियम साइनाइड बनता है। अब देखो यहाँ से आपको ये बस क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन था, तो यहाँ पे ये टॉपिक के भी क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए, जो भी PYQ क्वेश्चन आए हुए तो उन सबको हमने डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ से देखो आपको एक तो आईयूपैक नोमेनक्लेचर है, उन रूल्स को थोड़ा अच्छे से रिवाइज करना है, पूछा जा सकता है और आएगा तो वो इजी क्वेश्चन बनेगा। दूसरा, यहाँ से जितने भी इफ़ेक्ट्स बनते हैं, ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट है, हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, ये सब आपको बहुत अच्छे से करने हैं। यहाँ से देखो PYQ क्वेश्चन आए हुए हैं। दूसरा, यहाँ से आपको क्या करना है फिर नेक्स्ट, एक तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना है। क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में क्या भाई, क्वालिटी मतलब कि भाई कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है, जैसे आपने नाइट्रोजन का डिटेक्शन किया, सल्फर का किया, तो इनके लिए जो हम टेस्ट करते हैं कि भाई ये PPT बन गई, ये कलर आ गया, ये। क्वांटिटी मतलब कि वहाँ पे मान लो जो भी PPT बनी है या कोई कंपाउंड है, उसके अंदर उस एलिमेंट की अमाउंट कितनी प्रेजेंट है, ठीक है। जैसे आपने देखा ना, एक क्वेश्चन किया था उसमें हमने ब्रोमीन की परसेंटेज काउंट की थी, और डिटेक्शन में क्या हो गया भाई, जैसे नाइट्रोजन प्रेजेंट है या नहीं भाई ये बताना है, सल्फर प्रेजेंट है या नहीं है ये सब बताना है। और यहाँ पे ना एक टेस्ट और है जिससे क्वेश्चन ना NVS और इसमें क्या बोलते हैं KVS के पेपर में आया था, ठीक है, NVS और KVS के पेपर में आया था, यहीं से वो देखो क्वेश्चन क्या था भाई, आपको डिटेक्ट करना था, वो भी नाइट्रोजन वाले के लिए ही रहता है, बट उसमें क्या होता है, एक ये टेस्ट होता है कौन सा भी, जेल्डाल टेस्ट, ठीक है, ये टेस्ट होता है, इससे क्वेश्चन आया था अभी जो भी लास्ट पेपर हुआ था। तो एक बार देख लेते हैं ये क्या होता है, इसके अंदर हम क्या करते हैं। तो ये जो टेस्ट होता है ना, किसके लिए होता है भाई, ये वाला टेस्ट हम नाइट्रोजन के लिए ही करते हैं। किसके लिए करते हैं, नाइट्रोजन के लिए ही करते हैं। और इस टेस्ट के अंदर आप क्या, कौन से कंपाउंड को हम नहीं चेक करते हैं, ठीक है। तो ये ना पूछा जा सकता है कि कौन से कंपाउंड के लिए हम नहीं करते, तो ये नाइट्रो, और जिनके पास भी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड होते हैं ना, जिनके पास ये एजो ग्रुप होता है, और जब भी नाइट्रोजन रिंग में प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन रिंग में प्रेजेंट होगी,
ठीक है, तब ये टेस्ट क्या है भी अप्लाई नहीं होता है, जेल्डाल टेस्ट तब ये अप्लाई नहीं होता है। क्लास के साथ हमारा जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के PYQ वाला पोर्शन था वो भी कंप्लीट हो गया है, हमारी फ़िज़िकल कंप्लीट हो गई है, फ़िज़िकल केमिस्ट्री, और साथ में हमने ऑर्गेनिक को भी कंप्लीट कर लिया है। अब बचा है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल बॉन्डिंग कंप्लीट है। इसके बाद एक बचा है कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स, इसे करना है। और क्या रहता है साथ में, जो भी पीरियोडिसिटी वाला टॉपिक है यानी कि पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड, 11th क्लास में एक चैप्टर है ना पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से रिलेटेड, और फिर बाद में आप पढ़ते हो S और P ब्लॉक, कुछ चैप्टर्स मतलब कुछ पोर्शन जो है वो 11th में और कुछ 12th में है, तो वो रहता है। तो अब देखो S और P ब्लॉक आई थिंक सिलेबस में वैसे तो मेंशन नहीं है, बट अगर पीरियोडिसिटी ऐसे करके लिखा हुआ है कि पीरियोडिसिटी एंड प्रॉपर्टीज़, पीरियोडिक टेबल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स SPDF ब्लॉक, तो आपको करने पड़ेंगे। D एंड F तो देखो वैसे भी करना ही है आपको, क्योंकि ये तो 12th के सिलेबस में ये कट भी नहीं हुआ है, एलिमिनेट नहीं हुआ है ये सिलेबस में से, तो ये तो आपको देखो वैसे ही करना है। बचा है S और P, तो उसके भी एटलीस्ट आप PYQ क्वेश्चन को तो कर लेना, अगर पूरा भी नहीं करते तो। और पीरियोडिसिटी तो करना ही है, यानी कि जो जनरल प्रॉपर्टीज़ होती है वो वाला सेक्शन तो आपको करना ही है। तो बस यही बचा है यहाँ पे, क्या बचा है, एक तो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स और पीरियोडिसिटी वाला टॉपिक, अब और D एंड F ब्लॉक। तो यहाँ पे जो मैं डिस्कस करूँगी इसको 3 पार्ट में डिस्कस करूँगी। एक तो मतलब जो क्लास होगी D एंड F ब्लॉक की होगी, एक कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की होगी, और फिर पीरियोडिसिटी के साथ ही मैं जो भी PYQ क्वेश्चन आए हुए ना S और P ब्लॉक एलिमेंट से, उनको भी मैं यहीं पे डिस्कस कर लूँगी। तो इस तरह से अभी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी मतलब 3 क्लास आएगी, तो फिर यहाँ पे HTET का कंप्लीट चैप्टर वाइज जो भी सॉल्यूशन हम डिस्कस कर रहे थे, सीरीज़ को डिस्कस कर रहे थे, वो कंप्लीट हो जाएगी। ऑर्गेनिक और फिजिकल कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पे तो देखो ये जो वीडियोज़ है, क्लासेस है, प्लेलिस्ट बनी हुई है, अलग अलग चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज के नाम से बनी हुई है। बट अगर किसी को रिवीजन पर्पज से एक पूरा क्लास की तरह देखना हो, मतलब मैराथन टाइप में देखना हो, तो मैं इन क्लासेस को मर्ज करके, ठीक है, जिन्होंने इंडिविजुअल देख लिया है उनको देखने की नीड नहीं है, बट जिनको देखना है, ठीक है, या फिर रिवीजन करना है, या जिन्होंने नहीं देखा उनको अलग अलग क्लासेस मिलने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उनके लिए मैं यहाँ पे पूरा कंप्लीट फिजिकल केमिस्ट्री के जो PYQ है, सेम ऐसे ही ऑर्गेनिक के जो PYQ है, उनको यहाँ पे मैं मर्ज करके एक क्लास का प्रीमियर मतलब चला दूँगी। तो आप वहाँ से भी देख सकते हो, आप उसे रिवीजन की तरह भी देख सकते हो, और किसी ने अगर अलग अलग नहीं देखनी क्लास, एक ही क्लास में देखने हैं सारे क्वेश्चंस को, तो वहाँ से भी आप कवर कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक पढ़ते रहना, रिवाइज़ करते रहना।